बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम 12वीं क्लास की उर्दू की जो न्यू बुक है ग्रेड 12 की फेडरल बोर्ड वाली, उसका हिस्सा नज़म, उसकी आज आखिरी नज़म है। नज़म नंबर 7 है ये, दास्ताने तैयारी में बाग की। तो हमारी इस नज़म को लिखा है मीर हसन ने। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो तशरीह है वो मुकम्मल इसी वीडियो में कंप्लीट करें। तो हमारे आगाज़ में नज़म के कुछ ख़ास अल्फाज दिए गए हैं जिनके मायने हम जान लेते हैं। मैं अरगवानी मतलब कि सुर्ख रंग की शराब। मनकूल व माकूल वो बातें जो रवायतन नकल की गई हों और जो अकल से साबित हों। ज़रे बफ्त सोने चांदी के तारों से बना कपड़ा। क्वाज और करकरे, इसका मतलब है, काज कहते हैं कूंज को, यह एक आबी परिंदा होता है, और करकरे बगले जैसा परिंदा। चीकें पर्दे जो खैमों या झोंपड़ियों में लगाए जाते हैं। संदल, संदल का मतलब है खुशबूदार लकड़ी। दस्ते बस्ता, दस्ते बस्ता का मतलब है बांधे हुए हाथ या हाथ बांधे। शाखे शबू, शाखे शबू का मतलब है एक सफ़ेद फूल की टहनी जो रात को खुशबू देता है, या एक सफ़ेद रंग का फूल जो रात को खुशबू देता है। नस्तरन, नस्तरन का मतलब है स्योती का फूल जिसके फूल बहुत ज़्यादा खुशबूदार और सफ़ेद होते हैं। ज़र निगार, इसका मतलब है सोने से मज़यन, सोने जैसी चमक वाला। अब है पढ़ने से पहले एक सवाल है हमारा जो पूछना है बच्चों से हमने कि मसनवी किस तरह की नज़म को कहते हैं और फ़िक्री और फ़नी एतबार से ये दूसरी नज़मों से किस तरह मुख्तलिफ होती है। तो इसका जवाब है, मसनवी किस तरह की नज़म को कहते हैं, ये हमारा सवाल है। तो इसका जवाब है कि शेरी इस्तिलाह में मसनवी उस कलाम को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और हर शेर का काफ़िया बकिया अशार के काफ़िए से मुख्तलिफ होता है। अलबत्ता मसनवी के तमाम अशार एक ही बहर में होते हैं। मसनवी के अज्जाए तरकीबी ये हैं: हम्दो मनाजात, नात, मनकबत, मदाह, बादशाह, अमरा, तारीफ़, तारीफ़ सुख्न या अपनी शायरी की तारीफ़। मसनवी लिखने का सबब, असल किस्सा या वाक़या, ख़ात्मा, इख्तिताम। मसनवी की फ़िक्री और फ़नी खसूसियात ये हैं, इधर ये पहलू दिए गए हैं, मसनवी है और दिगर नज़मों से इसका फ़र्क है। हैयत है इसकी कि हर शेर हम काफ़िया लेकिन अगला काफ़िया जुदा। दीगर नज़मों से जो इसमें फ़र्क है वो ये है कि मुकम्मल नज़्म एक ही काफ़िया रदीफ़ में होती है। आगे मौज़ू है तवील दास्तान, लंबी जो दास्तान होती है, वाक़यात होते हैं या रस्मिया, इश्क या दीनी वगैरह। दीगर नज़मों से मुख्तसर मौज़ू या जज्बात बयान होते हैं। असलूब है इसका बयानिया अंदाज़ होता है, तसलसल और जुज़ियात का बयान होता है। गज़ल में जज्बाती या इशाराती बयान होता है। फ़िक्री वसअत तवील होने की वजह से ज़्यादा फ़िक्री गहराई इसमें पाई जाती है। दीगर नज़मों में मौज़ू महदूद यानी कि छोटा होता है। फ़नी आज़ादी, शायर को मुकम्मल वाक़या सुनाने की आज़ादी होती है। दीगर नज़मों में मिसरों की पाबंदी होती है। मशहूर मसनवियाँ जो हैं, मीर हसन की सहरुल बयान और हफ़ीज़ जलंधरी की शाहनामा इस्लाम मशहूर मसनवियाँ हैं। अब हम इसका एक एक शेर पढ़ेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज के मायने और इसके शेरी मुहासन जो इसमें सनअतें पाई जाती हैं और इसका मफ़हूम, फिर इसकी तशरीह एक एक शेर की करेंगे। सबसे पहला शेर है, शेर नंबर 1 है, मैं अरगवानी पिला साकिया के तामीर को बाग की दिल चला। सबसे पहले जो इसके मुश्किल अल्फाज के मायने हैं वो देख लेते हैं। मैं कहते हैं शराब को, अरगवानी सुर्ख रंग की शराब। साकिया, साकिया का मतलब है ए साकी, शराब, शराब पिलाने वाला। तामीर
बनाना, आबाद करना। दिल चला मतलब कि दिल माइल हुआ या शौक पैदा हुआ। अब इसके जो शेरी मुहासन हैं कि जज्बा और शौक है, शायर के अंदर शौक और वलवला ज़ाहिर होता है। मौसीकियत अल्फाज की रवानी और हम आहंगी इसकी खसूसियत है। हुस्न बयान मुख्तसर अल्फाज में गहरा मतलब बयान किया गया है। और जो इसके अंदर सनतें पाई जाती हैं, सबसे पहले इस्तारा। सनत इस्तारा है, मैं अरगवानी से मुराद है सिर्फ शराब नहीं। जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मैं अरगवानी, इससे मुराद सिर्फ शराब नहीं बल्कि जोश, वलवला और जज्बा है। और अंदाज जो है खताबिया अंदाज है, साकिया कहकर बराह रास्त मुखातिब किया गया है। और सनत मिरातुन नज़ीर जो है मैं साकी, ये सबको एक ही माहौल, महफल, शराब से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसमें कनाया जो है दिल चला, कनाया है शौक और जज्बे के पैदा होने का। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर साकी को मुखातिब करके कहता है कि मुझे सुर्ख रंग की शराब पिला, क्योंकि मेरा दिल बाग की तामीर और उसे संवारने के लिए बेकरार हो रहा है। असल में यहाँ शराब से मुराद जोश और हौसला है। शायर बाग की तैयारी को एक वलवले और जज्बे के साथ जोड़ता है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में शायर ने बाग की तामीर की तैयारी के आगाज़ को नहायत पुरकैफ और शायराना अंदाज में बयान किया है। मैं अरगवानी से मुराद है सुर्ख रंग की शराब, जो कि फरहत, सरशारी और खुशी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होती है। शायर कहता है कि अब दिल में ख्वाहिश जागी है, अब दिल मुतहर्रक हो गया है, यानी कि दिल जो है हरकत में आ गया है। अब वो दिल ने कुछ करने का सोच लिया है, यानी अब शौक बेदार हो चुका है। शौक जो है वो जाग गया है कि एक हसीन और दिलकश बाग बनाया जाए। गोया शायर इस शेर के ज़रिए बाग की तैयारी के आगाज़ को एक जश्न और रूहानी मुसर्रत का मौका करार दे रहा है। ये सिर्फ एक बाग की तैयारी नहीं बल्कि एक जमालियाती और तख़यलाती दुनिया की तख्लीक का अमल है, जिसकी इब्तिदा कैफ व सरूर से हो रही है। आगे शेर नंबर 2 है, दिया शहन तरतीब एक खानाए बाग, हुआ रश्क से जिसके लाला को दाग। तो अब हम जब इसकी तशरीह लिखेंगे तो पहले शायर का नाम मीर गुलाम हसन लिखेंगे। नज़म दास्तान तैयारी में बाग की शेर हमने पढ़ा है। मुश्किल अल्फाज हैं इसके के तरतीब, मसलन के सजावट करना या मुनज़्ज़म करना। खानाए बाग, बाग का हिस्सा या किता। रश्क मतलब के हसद। लाला एक सुर्ख फूल, दाग धब्बा यानी कि निशान। और शायरी मुहासन जो है कि हुस्न मंजर निगारी इस शेर के अंदर पाई जाती है कि बाग की खसूसियत, जो बाग की खूबसूरती है या खूबसूरत तरतीब जो है वो बयान की गई है। मुबालगा है कि खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है। और दिलकशी पाई जाती है बयान के अंदर, अल्फाज में नरमी और ख़ूबसूरती है। सनतें इसमें क्या है, मुबालगा है कि बाग की खूबसूरती इस कदर बयान की गई है कि लाला के दिल पर रश्क से दाग पड़ गया है। इस्तारा, सनत इस्तारा है, लाला को दाग होना हसद और शर्मिंदगी के लिए इस्तारा है। सनत मिरातुन नज़ीर जो है, बाग लाला दोनों एक ही माहौल चमन से ताल्लुक़ रखते हैं। तशख़ीस यानी कि लाला फूल को रश्क करना और इंसान जैसी सिफ्त दी गई है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बादशाह ने बाग का एक हिस्सा इस कदर खूबसूरती से तरतीब दिया कि लाला का फूल भी इस पर रश्क करने लगा और हसद की वजह से इसके दिल पर दाग पड़ गया। ये दरअसल बाग की गैर मामूली खूबसूरती को जाहिर करने के लिए मुबालगा आमेज़ अंदाज है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में शायर मीर हसन ने शाही ज़ौक़, सलीके और हुस्न तरतीब को बयान किया है। वो कहता है कि बादशाह ने एक खूबसूरत, मुनज़्ज़म और शानदार बाग की बुनियाद रखी। खाना बाग से मुराद है बाग का एक मखसूस हिस्सा या किता।
जो नहायत सलीके तरतीब और फ़न के साथ सजाया गया था। शायर कहता है कि वो बाग इतना खूबसूरत, दिलकश और बेमिसाल था कि गुले लाला को भी हसद रश्क होने लगा। और दाग का मतलब यहाँ या तो शर्मिंदगी का निशान है या हसरत की अलामत। यानी लाला जैसे खूबसूरत फूल को भी इस बाग के जमाल के आगे अपने रंग फीके महसूस होने लगे। इस शेर में मुबालगे और तशबीह का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है ताकि कारी इस बाग के हुस्न का मुकम्मल असर अपने तख़य्युल में महसूस कर सके। मीर हसन ने बाग की मंजर निगारी को इतनी शिद्दत से बयान किया है कि पढ़ने वाला तसव्वुर ही तसव्वुर में, यानी कि अपने ख्याल ही ख्याल में खुद को इस हसीन व जमील मंजर का हिस्सा महसूस करने लगता है। तीसरा शेर है, अमारत की खूबी दरों की वो शान, लगे जिसमें ज़रे बफ़त के साइबान। अब इसके हम मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। अमारत, अमारत का मतलब है महल या कोई बिल्डिंग जो होती है उसको अमारत कहते हैं। खूबी मतलब कि खूबसूरती, दरों अंदर, शान शौकत अज़मत शान व शौकत, ज़र बफ़्त सोने के तारों से बना हुआ कपड़ा, और साइबान साया देने वाला कपड़ा या छतरी। अब इसके जो शेरी मुहासन हैं कि हुस्न बयान है। अमारत की जो अंदरूनी खूबसूरती है उसको दिलकश अंदाज में बयान किया गया है। शान व शौकत का इजहार है, शहाना माहौल की अक्कासी की गई है। तस्वीर कशी ऐसा महसूस होता है जैसे मंजर आंखों के सामने हो। सनदें इसमें पाई जाती हैं। मुबालगा है कि अमारत की शान को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है। सनत मिरातुन नज़ीर है, अमारत ज़र-ए-बफ़्त साइबान सब शहाना माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। हुस्न तालील है इसमें हल्का सा अंदाज़, ज़र-ए-बफ़्त के सामने के साइबान, ये जो है ज़र-ए-बफ़्त के साइबान लगने को शान और खूबी के तौर पर पेश किया गया है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि इस इमारत के की अंदरूनी खूबसूरती और शान ऐसी थी कि गोया इसमें सोने के तारों से बने हुए साइबान लगे हुए थे। यानी इमारत नहायत आलीशान और पुरतायुश थी जिसमें ऐश और इशरत की तमाम चीज़ें थी, जिससे शहाना अज़मत जो है वो ज़ाहिर होती है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान के एक खूबसूरत बाग की इमारत और इसके अंदरूनी हिस्से की शान व शौकत को बयान किया है। शायर कहता है कि इस बाग की इमारत नहायत खूबसूरत और शानदार थी। दरों में ऐसी शान व शौकत थी जो देखने वाले को हैरत ज़दा कर देती थी, कि हैरान कर देती थी। ज़र-ए-बफ़्त एक कीमती कपड़ा होता है जो सोने और रेशम के धागों से बुना जाता है। ये शाही शान का मज़हर होता है। साइबान से मुराद है छत या छतरी जो गर्मी या धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। शायर बता रहा है कि इस बाग की इमारत के अंदर ज़र-ए-बफ़्त से बने हुए कीमती साइबान लगे हुए थे जो न सिर्फ आराइश का सामान थे बल्कि शाही शान व शौकत की अलामत भी थे। चौथा शेर है, छिकें और पर्दे बंधे ज़रनिगार, दरों पर खड़ी दस्ते बस्ता बहार। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। छिकें मतलब के बारीक पर्दे या झालर वाले पर्दे, ज़र-ए-निगार सोने से सजा हुआ, दरों यानी कि अंदर, दस्ते बस्ता हाथ बांधे हुए, बहार यानी कि फूलों का मौसम, खुशहाली की अलामत भी बहार को कहा जाता है। शेरी मुहासन जो है कि हुस्न मंजर निगारी, सजे हुए पर्दों और बहार का खूबसूरत मंजर पेश किया गया है। शान व शौकत यानी कि ज़र निगार पर्दे शाहाना माहौल को ज़ाहिर करते हैं। दिलकशी और रंगीनी, मंजर नहायत रंगीन और जाज़िब नज़र है। संदे हैं इसमें पर्सोनिफिकेशन जो है, बहार दस्ते बस्ता खड़ी है, बहार को इंसान की तरह हाथ बांधे खड़ा दिखाया गया है। और सनद मिरातुन नज़ीर जो है, चिकें पर्दे ज़र निगार बहार सब आराइश और ख़ूबसूरती से मुतल्लिक अल्फाज हैं। मुबालगा बहार का हाथ बांध कर खड़ा होना मुबालगा अमेज़ अंदाज है। इस्तारा है कि बहार खुशी और
रौनक के लिए इस्तारा, इसमें बहार जो है, लफ्ज़ बहार जो है वो खुशी और रौनक के लिए इस्तारा है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि सोने से मज़य्यन पर्दे और छिकें बंधी हुई हैं और इमारत के अंदर बहार गोया हाथ बांधे खड़ी है, यानी हर तरफ ऐसी खूबसूरती और रौनक है कि लगता है बहार भी अदब से खड़ी इस शान को देख रही है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान के मशहूर मंजर बाग की तैयारी का इब्तदाई इंतहाई हसीन और फ़नकाराना अंदाज में किया है कि इसका जो इब्तदा है उसमें उसको इंतहाई हसीन और फ़नकाराना अंदाज में उसका आगाज़ किया है। इस शेर में शायर ने बाग के दरो दीवार और कुदरती माहौल को एक शाहाना तज़य्युन के साथ पेश किया है। शायर बता रहा है कि बाग की इमारत में जो पर्दे और चिकें लगाई गई थी वो इंतहाई कीमती, सुनहरी धागे से कढ़े हुए दीदा सेब और शाही शान के मुताबिक थे। शायर यहाँ बहार को एक जीती जागती औरत के रूप में पेश करता है जो दस्ते बस्ता अदब से खड़ी है, गोया वो मेहमान या किसी शाही शख्सियत का इस्तकबाल कर रही हो। शायर बताता है कि बाग की तज़य्युन इस कदर खूबसूरत और दीदा ज़ेब थी कि सुनहरी पर्दे चिकें हर तरफ लगे हुए थे और यूँ महसूस होता था जैसे बहार खुद हाथ बांधे अदब से वहाँ मौजूद हो, गोया फितरत भी शाही सलीके के ताबिया हो गई हो। पांचवा शेर है, दिए चार सू आईने जो लगा, गया चौकुन्ना लुत्फ उसमें समा। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। चार सू मतलब कि हर तरफ, आईने शीशे, चार गुना, चौगुना मतलब कि चार गुना, लुत्फ मज़ा खुशी, समा यानी कि भर गया शामिल हो गया। शेरी मुहासन है, मंजर निगारी है कि आइनों की चमक से खूबसूरत मंजर पैदा किया गया है। मुबालगा है, लुत्फ़ के चौगुना चार गुना हो जाने का बयान है। रवानी बयान है, शेर सादा मगर दिलकश है। सनतें हैं, मुबालगा चौगुना यानी कि चार गुना लुत्फ़ कहना बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। सनत मिरातुन नज़ीर है कि आईना, लुत्फ़, चमक सब आराइश व ज़बाइश से मुतल्लिक हैं। कनाया है चार सू, कनाया हर तरफ के लिए। तस्वीर कशी कि आइनों के लगने से चमकता हुआ मंजर आंखों के सामने आ जाता है। मफहूम है इस शेर का, शायर बयान करता है कि जब हर तरफ आईने लगा दिए गए तो इस इमारत या बाग की खूबसूरती और लुत्फ़ चार गुना बढ़ गया है, यानी आइनों की चमक और अक्स ने माहौल को मज़ीद हसीन और दिलकश बना दिया है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि शायर ने इस शेर में शाही बाग की खूबसूरती और तज़य्युन व आराइश का ऐसा नक्शा खींचा है कि कारी जैसे बाग के अंदर खुद मौजूद हो। शायर बताता है कि बाग के चारों तरफ आईने लगा दिए गए। चार सू का मतलब है हर सिमत या चारों तरफ। इन आइनों का मकसद सिर्फ तज़य्युन नहीं था बल्कि वो रोशनी की झलक, सब्ज़े, पानी, फूलों और इंसानों की इनअकासी खूबसूरती को भी बढ़ा देते थे। इससे न सिर्फ रोशनी कई गुना हो जाती थी बल्कि माहौल जादुई और तलस्माती दिखाई देने लगता था। शायर कहता है कि जब चारों तरफ आईने लगा दिए गए तो बाग के हुस्न जमाल, बहार, रोशनी और दिलकशी में चार गुना इजाफा हो गया, यानी कि उसकी रोशनी चार गुना और ज़्यादा और दिलकशी बढ़ गई। यानी वो मंजर पहले ही खूबसूरत था मगर आइनों ने उसे चार गुना ज़्यादा दिल फरेब, पुरकशिश और मुतासर कुन बना दिया। आगे शेर नंबर 6 छठा शेर है, वो मखमल का फर्श उसमें सुथरा के बस, बढ़े जिसके आगे न पाए हवस। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। मखमल रेशमी कपड़ा, नरम और महंगा कपड़ा, जो मखमल मतलब के वेलवेट का जो कपड़ा होता है। फ़र्श ज़मीन या फ़र्श, सुथरा साफ़ सुथरा यानी कि जिस पे कोई गंद वगैरह ना पड़ा हो, बस बिल्कुल पूरी तरह। हवस मतलब के ख्वाहिश या शौक़। शेरी मुहासन हुस्न बयान है कि फ़र्श की सफाई और मखमली होने को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है।
दिलकशी और रवानी, शेर मुख्तसर मगर मानी खेज है, मानी से भरा हुआ है। तस्वीर कशी, फर्श की चमक और जो उसकी नज़ाफ़त है वो वासिया हो जाती है। और सनतें हैं, इसमें मुबालगा है कि फ़र्श इतना साफ़ कि आगे बढ़ने वाले की ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाए। इस्तारा है कि हवस ना पाए, कनाया इतनी सफाई और जमाल के लिए। ये कनाया है हवस न पाए कि इतनी सफाई और जमाल के लिए। तस्वीर कशी जो है कि फ़र्श को ऐसा बयान किया गया है कि बढ़ने वालों की आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि फ़र्श मखमल का और इतना साफ़ सुथरा है कि आगे बढ़ने वाले की ख्वाहिश भी रुक जाती है। यानी इमारत में हर चीज़ इतनी नफीस और दिलकश है कि देखने वाला इसके हुस्न और शान की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि ये शेर मीर हसन की मशहूर मसनवी सहरुल बयान से है। शायर ने इस शेर में शाही बाग की तैयारी के एक और पहलू को बयान किया है, फ़र्श की सफाई, नरमी और दिलकशी। शायर बयान करता है कि बाग में बिछाया गया फ़र्श मखमल का था। मखमल एक नरम, बारीक और कीमती कपड़ा है जो शाही टेक्टस फ़र्श पर इस्तेमाल होता है। शायर इस फ़र्श को इतना उम्दा, नफीस, दिलकश और बेमिसाल करार देता है कि बस कहकर कारी को तस्वीर की बुलंदी पर छोड़ देता है। गोया अल्फाज कम पड़ गए हों। यहाँ शायर इस फ़र्श को अज़मत और नफासत को इस हद तक बयान करता है कि किसी की ख्वाहिश, लालच या हवस के पाँव भी वहाँ तक पहुँचने की जुरत नहीं कर सकते या पहुँचने की जुरात ना कर सकें। इस शेर में शायर ने बताया है कि बादशाह ने बाग में जो फर्श बिछाया वो इतना नफीस, नरम, साफ, मुक़द्दस और ख़ूबसूरत था कि कोई ख्वाहिश या लालच भरी निगाह भी उसे देखकर शर्मा जाए। गोया उस मुकाम की पाकीज़गी और जमाल इतना बुलंद है कि दुनियावी हवस वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। आगे शेर नंबर 7 है। ज़मीन पर थी इस दौर उसकी झलक, सितारों की जैसे फलक पर चमक। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं कि तौर, अंदाज, शक्ल, चमक, रोशनी या झिलमिल, फलक, आसमान, आसमां। और शेरी मुहस्सन जो है कि हुस्न तस्वीर कशी है। ज़मीन पर रोशनी की चमक को सितारों की चमक से तशबीह दी गई है। तख़ीली हुस्न जो है कुदरती मंजर को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। आहंग और रवानी है। शेर सादा और दिलकश है। सनतें जो इसमें पाई जाती हैं, तशबीह है कि ज़मीन पर चमक को सितारों की चमक से तशबीह दी गई है। इस्तारा चमक सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि हुस्न और जलवे के लिए भी इस्तारा है। और तस्वीर कशी है कि ज़मीन की रोशनी को देखकर पढ़ने वाले को मंजर आंखों के सामने दिखाई देता है या आ जाता है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि ज़मीन पर हर चीज़ इस अंदाज से चमक रही थी कि गोया सितारे आसमान पर चमक रहे हों। यानी बाग की और इमारत की आराइश इतनी हसीन थी कि ज़मीन खुद फलक की मांद जगमगा रही थी। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर बयान करता है कि बादशाह की तरफ से तैयार किया गया बाग इतना दिलकश, जगमगाता और रोशन था कि देखने वाले को यूं महसूस होता जैसे ज़मीन पर आसमान के सितारे उतर आए हों। बाग की झलक इतनी पुरकशिश थी कि उसका हुस्न फलक के सितारों की चमक से कम न था। ये शेर एक हसीन तशबीह पर मुश्तमिल है। शायर कहता है कि जिस तरह आसमान पर सितारे झिलमिलाते हैं, इसी तरह ज़मीन पर ये बाग अपनी चमक, रोशनी और आराइश से जगमगा रहा था। ये नहायत बुलंद तख़य्युल की अक्कासी करता है। शायर ने ज़मीन पर मौजूद किसी नज़ारे को आसमानी, फलकी और मावराई हुस्न के बराबर कर दिया है। आगे शेर नंबर 8 है हमारा। ज़मीन का करूँ वा कि क्या मैं बयान बयां कि संदल का एक पारचा था एयां। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने को देखते हैं। ज़मीन मतलब कि ज़मीन, फ़र्श। वहाँ ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है कि वहाँ उस जगह। बयान ज़िक्र करना या बताना। संदल खुशबूदार लकड़ी
का नाम है, एक खुशबूदार लकड़ी होती है जिसको संदल कहते हैं। पारचा, टुकड़ा या कपड़ा, या जाहिर वाजिया। शेरी मुहासन है कि हुस्ने तस्वीर कशी है कि ज़मीन पर मौजूद संदल के पारचे को नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। सादगी और रवानी है, अल्फाज में सादगी मगर मानी में गहराई है। तफसील निगारी है कि छोटे छोटे अनासर पारचा की खूबसूरती को नुमायाँ किया गया है। सनतें हैं इसमें, इस्तारा है, संदल के पारचे को ज़मीन की खूबसूरती का इस्तारा बनाया गया है। और पर्सोनिफिकेशन तशखीस है कि पारचे को यहाँ वासिया ज़ाहिर किया गया है, गोया ये खुद बोल रहा हो। तस्वीर कशी के पढ़ने वाले की आंखों के सामने ज़मीन की खूबसूरती वाज़ेह हो जाती है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि ज़मीन की खूबसूरती की मैं किस तरह तारीफ़ करूं, क्योंकि ये एक संदल का टुकड़ा भी इतना नुमायाँ और ख़ूबसूरत था कि सब कुछ छोटा महसूस होता है, यानी हर छोटा अंसर भी बाग की शान और आराइश में अहम किरदार अदा कर रहा है। तो तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में शायर ने ज़मीन की ज़ेबाइश और आराइश को नहायत पुरअसर और ख़ूबसूरत अंदाज में पेश किया है। शायर कहना चाहता है कि ज़मीन इस कदर नफीस, दिलकश और कीमती फ़र्श से मज़य्यन थी कि इसके हुस्न को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। ये एक इजहार अजिज़ है, आजिज़ी का इजहार है कि शायर की ज़ुबान इस मंज़र की लताफ़त का इहाता नहीं कर सकती। यहाँ शायर ने ज़मीन की मिसाल दी है कि वो संदल चंदन के नरम, खुशबूदार और कीमती कपड़े के टुकड़े की तरह मालूम हो रही है। शायर कहता है कि बाग की ज़मीन इतनी खूबसूरत और नरमी और लताफत से भरपूर थी कि बाग से के बयान से बाहिर है। वो ज़मीन संदल के कीमती टुकड़े की मानद नज़र आती थी, जो न सिर्फ खुशबूदार होता है बल्कि अपनी नरमो मलाइमत और कदरों कीमत के लिए भी मशहूर है। आगे शेर नंबर 9 है हमारा, बनी संगे मरमर से चौपड़ की नहर, कि संगे मरमर से जो चौपड़ की नहर, गई 4 सू उसके पानी की लहर। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। बनी मतलब के तैयार की गई, बनी हुई। संगमरमर महंगा और ख़ूबसूरत मार्बल या पत्थर को कहते हैं। चौपड़ यानी कि छोटी नहर या नाली। नहर पानी की नाली, कुआं या नदी। 4 सू हर तरफ, पानी की लहर, हर तरफ पानी बह रहा है। शेरी मुहासन है कि हुस्ने मंजर निगारी है। नहर और पानी का मंजर बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। सादगी और रवानी है, लफ्ज़ और मानी का हम आहंग होना। तस्वीर कशी है कि चश्मे नज़र के सामने नहर की रोशनी और चमक वाज़िया हो जाती है। सनदें इसमें इस्तारा है कि संगमरमर की नहर बाग की नफासत और शान का इस्तारा है। तशबीह है कि पानी का हर तरफ बहना। 4 सू का जो जिक्र है वो कुदरती खूबसूरती की मिसाल है। मुबालगा है कि 4 सू पानी बहना या पानी का हर तरफ फैल जाना बाग की खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे नहर वाकई ही चारों तरफ बहती नज़र आ रही है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग में एक नहर संगमरमर से बनी हुई थी, जो हर तरफ बहती हुई पानी की लहरों से मंजर को दिलकश बना रही थी, यानी नहर की शान और चमक बाग की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि शायद इस शेर में बाग के अंदर बनाई गई नहर और उसकी दिलकशी को बयान करता है। शायर बताता है कि बाग के बीच में एक खूबसूरत नहर बनाई गई थी, जो संगमरमर जैसे कीमती सफ़ेद और चमकदार पत्थर से तामीर की गई थी। ये नहर चौपड़ यानी चौकोर तर्ज की थी, शायद मरबा या मुस्ततील
रास्तों वाली, जिससे पानी की रवानी बाग के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचती थी। संगमरमर न सिर्फ मजबूती की अलामत है बल्कि लताफत, शफाफियत और जमालियात का भी निशान है, जो शाहाना माहौल की नुमाइंदगी करता है। नहर में पानी की लहर चार जानब यानी चारों सिमतों में फैलती चली जाती है। बाग में संगमरमर से एक नफीस चौकोर तर्ज की नहर बनाई गई, जिसका पानी हर तरफ बहता हुआ बाग को मुअत्तल, खूबसूरत और जानदार बना रहा था। नहर की मौजें बाग की जीनत में चार चांद लगा रही थी और इसकी रवानी से सारा मंजर हयात आफरी और दिलकश मालूम हो रहा था। आगे शेर नंबर 10 है हमारा, ज़मुर्द की मानद सब्ज़े का रंग, रवश का जवाहर हुआ जिससे संग। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। ज़मुर्द कहते हैं कीमती सब्ज़ पत्थर को, और सब्ज़ा घास या पौधे, हरियाली, रंग यानी कि रंगत, हरियाली, रोशन, रोशनी, चमक। जवाहर का मतलब है कीमती पत्थर या नगीना। संग का मतलब है पत्थर। शेरी मुहासन है कि हुस्ने तस्वीर निगारी है कि सब्ज़े और रोशनी की चमक को कीमती जवाहर के साथ तशबीह दी गई है। और दिलकश और रवानी है कि शेर में रंग, रोशनी और चमक की हम आहंगी है। तख़य्युल की खूबसूरती है कि बाग की हरियाली और निफासत को खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। सनदें हैं इसकी कि तशबीह है, सब्ज़े के रंग को ज़मुर्द की मानद बयान किया गया है। सनद इस्तारा है, रोशन का जवाहर होना बाग की निफासत और हुस्न की अलामत है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले को बाग की हरियाली और रोशनी का मंजर सामने आंखों के आ जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा तस्वीर कशी की गई है। और सनद मुबालगा जो है कि सब्ज़े और रोशनी को जवाहर से तशबीह देना खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग का सब्ज़ा इतना हरा और दिलकश है कि जैसे ज़मुर्द हो, और इस पर पड़ने वाली रोशनी इतनी चमकदार है जो जवाहर की तरह जलवा दिखाई देती है। यानी बाग में हर चीज़ नहायत हसीन और पुरकशिश है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि ये शेर मीर हसन की मशहूर मसनवी सहरुल बयान के मंजर बाग की दिलकश अक्कासी करता है। इस शेर में शायर ने सब्ज़े, रवश, रास्ते और पत्थरों की खूबसूरती को ऐसे अंदाज में पेश किया है कि कारी खुद को इस बाग की फ़िज़ा में महसूस करने लगता है। शायर सब्ज़े के रंग को ज़मुर्द से तशबीह देता है। ये तशबीह ज़ाहिर करती है कि बाग में उगा हुआ सब्ज़ा बहुत गहरा, चमकदार और कीमती लग रहा था, जैसे ज़मीन पर हरी चादर नहीं बल्कि कीमती हीरे मोती बिछे हों। शायर बताता है कि रास्ते में जो पत्थर या टाइलें लगी थी वो इस कदर नफीस, शकील शुदा और चमकदार थी कि लगता था जैसे वो कीमती जवाहरात हों। बाग में उगा हुआ सब्ज़ा ज़मुर्द की तरह चमकदार और कीमती नज़र आ रहा था, और बाग की रवश पर लगे पत्थर जवाहरात की तरह धमक रहे थे। ये मंजर जमालियात, निफासत और शाही ज़ौक़ की खूबसूरत मिसाल है जो मीर हसन की मंजर निगारी की सलाहियत को नुमायाँ करता है। आगे शेर नंबर 11 है, रविश की सफाई पे बेइख्तियार गुले अशरफी ने किया ज़रे निसार। मुश्किल अल्फाज के मायने हम देखते हैं। रविश जो रास्ता है, रविश का मतलब रास्ता, और रोशन मसलन चमक या रोशनी, सफाई साफ, शफाफियत, बेख्तियार खुद ब खुद कुदरती तौर पर। गुले अशरफी एक कीमती और खुशबूदार फूल। ज़र निसार सोना निछावर करना या बहुत कीमती चीज़ देना, ये वाला जो लफ्ज़ है। आगे इसके जो शेरी मुहासन हैं कि हुस्न मंजर निगारी है कि रोशनी की कुदरती चमक और गुले अशरफी का जलवा पेश किया गया है। दिलकशी और रवानी है, मुख्तसर अशार में गहरा मतलब है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने रोशनी और फूल की चमक वाज़ेह हो जाती है। सनत यानी कि पर्सोनिफिकेशन तशखीस है, रोशनी की सफाई को बेख्तियार ज़ाहिर करता है। रविश जो है
यानी कि रविश की जो सफाई है उसको बेइख्तियार ज़ाहिर करना, गोया रविश खुद बोल रही हो या अमल कर रही हो। सनद इस्तारा है कि ज़र निसार या ज़र निसार कीमती चीज़ देने के लिए इस्तारा है, यानी गुल अशरफी ने अपनी खूबसूरती से रोशनी को और भी कीमती बना दिया। मुबालगा है कि एक फूल का रोशनी में इतना असर डालना, मंजर की खूबसूरती बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। तस्वीर कशी है कि रोशनी और गुल अशरफी की चमक पढ़ने वाले के सामने वाजिया मंजर पैदा करती है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि रोशनी इतनी साफ और शफाफ थी कि गोया खुद ब खुद चमक रही है, और गुल अशरफी ने अपनी खूबसूरती से इस रोशनी को मज़ीद कीमती और दिलकश बना दिया है। यानी बाग की हर चीज़ कुदरती तौर पर हसीन और जाज़बे नज़र आती है या जाज़बे नज़र थी। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि ये शेर मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के उस हिस्से से है जहाँ बाग की तैयारी और उसकी दिलकश सजावट की मंजर कशी की जा रही है। मीर हसन ने बाग की खूबसूरती और फ़िज़ा को बयान करने के लिए फूलों, रंगों, रोशनी, ज़मीन, पानी और खुशबू को शायरी यानी कि शेर की शक्ल में ढाल दिया है, शेरी पैकर अता किया है। शायर कहता है कि बाग की राह गुज़र या रविश थी वो इतनी साफ, चमकदार और खुशनुमा थी कि जो भी देखता बेइख्तियार हो जाता, हैरत में गुम हो जाता। गुले अशरफी एक जर्द रंग का फूल होता है जिसका रंग सोने जैसा होता है। शायर ने इस फूल को इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया है, गोया इसने रविश की सफाई और पर खुश होकर कि रास्ता इतना साफ है, उसकी सफाई पर खुश होकर सोने की बारिश कर दी हो। ये शेर सिर्फ बाग की तारीफ नहीं बल्कि मीर हसन के फ़नी कमालात, हिस्सी तख़य्युल और ज़ुबान की चाशनी का इजहार है। उन्होंने महज एक राहगुज़र को इतने शेरी और जमालियाती पैराए में बयान किया है कि वो बाग की रौनक का मरकज़ महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे फितरत भी इंसानी तख्लीक की दाद दे रही हो। शेर नंबर 12 है। चमन से भरा बाग गुल से चमन, कहीं नरगिस व गुल कहीं यासमन। मुश्किल अल्फाज के मायने हम देखते हैं। चमन बाग, घास या फूलों की जगह। भरा यानी कि भरपूर, पूरा भरा हुआ। गुल फूल, नरगिस एक किस्म का खुशबूदार फूल, यासमन खुशबूदार फूल अमूमन सफ़ेद रंग का होता है। शेरी मुहासन है कि उसने मंजर निगारी है, बाग की हर जगह फूलों से भरा हुआ मंजर पेश किया गया है और दिलकशी और रवानी है कि अशार सादा मगर मानीखेज़ और दिलकश हैं। तस्वीर कशी है कि हर किस्म के फूलों की मौजूदगी का मंजर वासिया है। और सनतें हैं। सनत मिरातुन नज़ीर है इस शेर में। चमन, गुल, नरगिस, यासमन, यानी कि यास्मीन है वैसे, लेकिन यहाँ पे यास्मिन इस्तेमाल हुआ है, सब बाग और फूलों से मुतल्लिक हैं। और सनद तकरार है। चमन और गुल का इस्तेमाल मंजर की भरपूरियत को जाहिर करता है। तशबिया हल्का सा, जैसे गुलों की तादाद और रंगीन माहौल को हुस्न के लिए तशबिया दी गई है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाला सामने फूलों से भरा बाग महसूस करता है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग हर तरफ से फूलों से भरा हुआ है और हर जगह मुख्तलिफ खुशबूदार फूल जैसे नरगिस और जासमिन मौजूद हैं। यानी बाग की हरियाली और रंगीनी हर आँख को खुश कर रही है और फितरत का हुस्न जो है वो वाजिया हो रहा है। तशरीह करते हैं इस शेर की कि ये शेर मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के उस हिस्से से है जहाँ बाग की तैयारी का इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश किया जा रहा है। शायर बाग की तज़य्युन और आराइश को इस कदर दिलकश अंदाज में बयान करता है कि कारी की आंखों के सामने एक रंगीन, खुशबूदार और सहरंगेज़ बाग का मंजर उभर आता है। शायर कहता है कि पूरा बाग फूलों से इस तरह भरा हुआ था कि बाग खुद एक चमन का मंजर पेश कर रहा था। मीर हसन ने फूलों की इकसाम, उनकी मौजूदगी और तरतीब से एक ऐसा बाग तख्लीक किया है जो सिर्फ नज़र के लिए नहीं बल्कि सूंघने और महसूस करने के लिए भी मौजूद महसूस होता है।
ये शेर बाग की खूबसूरती और फितरत की रंगीनी की आला तरीन मिसाल है। शायर ने फूलों के तज़किरे से एक रूह परवर मंज़र तख्लीक किया है या बनाया है या पेश किया है, जिसमें कारी खुद को जैसे फूलों से लदे चमन में खड़ा महसूस करता है। शेर नंबर 13 है, चंबेली कहीं और कहीं मोतिया, कहीं राय बेल और कहीं मोगरा। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। चमेली खुशबूदार सफ़ेद या जर्द फूल, मोतिया सफ़ेद रंग का फूल, राय बेल खुशबूदार फूल आमतौर पर बेल नुमा पौधे पर लगने वाला फूल, मोगरा खुशबूदार फूल अमूमन सफ़ेद रंग का। और शेरी मुहासिन जो हैं हुस्न मंज़र निगारी है कि बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों की तफसील के ज़रिए मंज़र की खूबसूरती पेश की गई है। दिलकशी और रवानी है। फूलों के नामों की तकरार और तरतीब मंज़र को दिलकश बनाती है। तस्वीर कशी है कि हर फूल की मौजूदगी को एक खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। सनतें हैं, सनत मिरातुन नज़ीर है, चंबेली, मोतिया, रायबेल और मोगरा सब फूल और बाग की जीनत से मुतल्लिक हैं। सनत तकरार है, कहीं और कहीं की तकरार मंजर को बढ़ा देती है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने बाग में हर तरफ मुख्तलिफ फूल नज़र आते हैं। सनत मुबालगा है, तमाम खुशबूदार फूलों का एक साथ बयान करना बाग की गैर मामूली खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग में हर तरफ मुख्तलिफ खुशबूदार फूल मौजूद हैं, चंबेली, मोतिया, रायबेल और मोगरा जैसे, जिससे बाग का हुस्न और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। यानी बाग की हरियाली और फूलों की रंगीनी आँखों को महसूर कर देती है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि शायर ने बाग के मनाज़र को इतनी बारीकी और ख़ूबसूरती से बयान किया है कि पढ़ने वाला खुद को रंगारंग फूलों के दरमियान मौजूद महसूस करता है। शायर ने बाग की खूबसूरती को बयान करने के लिए मुख्तलिफ फूलों का तज़किरा करके एक मुकम्मल और रंगीन मंज़र पेश किया है, जो कारी के जहन में एक खुशनुमा तस्वीर बनाता है। ये शेर बाग की खुशबू और रंगीनी को बखूबी उजागर करता है। शायर ने न सिर्फ फूलों चंबेली, मोतिया, रायबेल और मोगरा के नाम लिए हैं, बल्कि इनकी तनु और बाग के हर कोने में इनकी मौजूदगी की बात करके बाग को जादू की दुनिया में बदल दिया है। आगे है शेर नंबर 14, खड़े शान शबू के हर जानशान, मदन बान की और ही आन बान। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। शाख शबू यानी कि शबू का पौधा या शाख खुशबूदार फूल, हर जा निशान यानी कि बाकी रहने वाला निशान या असर, मदनबान फूल की एक किस्म या बाग के इंतज़ाम में हुस्न तरतीब, आन बान वक़ार शान शौकत और जाज़बियत। शेरी मुहासिन है कि हुस्न मंज़र निगारी है कि शबू के पौधे और उनके असरात को खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। दिलकशी और रवानी है, अशार में रवानी और मज़ूनियत है। तस्वीर कशी, फूलों की शान और बाग के हर अंसर की नफासत आँखों के सामने वाज़िया होती है। सनतें यानी कि इस्तारा है कि शाख शबू के हर जा निशान को बाग की तरतीब और असर के लिए इस्तारा बनाया गया है। तशबिया है, मदन बान की आन बान को बाग की शान व जाज़बियत के लिए तशबिया दी गई है। मुबालगा, शाख शबू के निशान को इतनी अहमियत देना बाग की अज़मत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे हर पौधा और हर फूल अपने असर और जाज़बियत के साथ खड़ा है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि शेर में शायर ने बाग की खुशबूदार फ़िज़ा को बड़ी नफासत से बयान किया है कि बाग में हर जगह शबू के फूल खिले हुए हैं, जिससे खुशबू आ रही है। इन फूलों के आसार या निशानात जो शाखों पर खिले हुए फूलों के वजूद की निशानदही करते हैं। मदनबान का फूल और इसकी
बेल बाग में एक अलग और ख़ास शान के साथ मौजूद है, जो इसकी खुशबू और जमालियात की खसूसियत को ज़ाहिर करता है। शायर ने बाग की खुशबू और ख़ूबसूरती को इस तरह बयान किया है कि हर शाख पर शबू के सफ़ेद फूलों की खुशबू महकती है और मदनवान के फूल और बेल इस बाग की रौनक में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं। शबू और मदनवान के फूलों का जिक्र करते हुए शायर ने कुदरती हुस्न को जानदार बनाया है। आगे शेर नंबर 15 है, कहीं अरगवां और कहीं लालाजार, जुदी अपने मौसम में सबकी बहार। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। अरगवां सुर्ख रंग के फूल, आमतौर पर खुशबूदार। लालाजार लाला के फूलों का बाग। जुदी यानी कि अलग अलग, जुदी अपने मौसम में कि हर मौसम में उनकी बहार जो है वो अलग है या मखसूस है या मुकर्रर है। मौसम यानी कि ज़माना, वक्त, बहार, फूलों का मौसम, खुशी या रौनक। शेरी मुहस्सन इसको देखते हैं। शायरी मुहस्सन जो हैं इसमें हुस्न मंज़र निगारी है कि बाग के रंगीन फूलों और हर जगह लालाजार या अरगवां की तस्वीर कशी है। दिलकशी और रवानी है। अशार में सादा अल्फाज मगर दिलकश अंदाज है। तस्वीर कशी है कि हर फूल और बाग के मुख्तलिफ हिस्से की रौनक वाज़ेह हो जाती है। आगे सुनते हैं इसकी तशबीह है। लालाजार और अरगवां के रंग को बहार की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। सनद मिरातुन नज़ीर है। अरगवां, लालाजार, बहार सब बाग और फूल से मुतल्लिक हैं। तस्वीर कशी पढ़ने वाले को महसूस होता है कि बाग हर तरफ रंगीन फूलों से भरा हुआ है। सनद मुबालगा है कि हर फूल और हर रंग की बहार को एक साथ बयान करना मंजर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग में कहीं अरगवां के फूल हैं और कहीं लाले के फूलों की भरमार, और हर फूल अपने मखसूस मौसम में सबको खुशी और बहार का एहसास दे रहा है। यानी बाग के हर हिस्से की रौनक और ख़ूबसूरती हर किसी के दिल को खुश कर रही है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि ये शेर बाग के हसीन मंज़र या बाग की हसीन मंज़र कशी का एक खूबसूरत इजहार है, जहाँ मुख्तलिफ फूल अपनी अपनी मखसूस रंगत और मौसम में खिले हुए हैं। कहीं अरगवां और कहीं लालाजार से मुराद है कि बाग में अरगवानी रंग के फूल भी हैं और सुर्ख रंग के लाले भी, जो अपनी अपनी जगह अपनी बहार में जलवागर हैं। हर फूल का अपना मखसूस मौसम और हुस्न होता है और वो अपने ज़माने में पूरी शान और शौकत के साथ खिलते हैं। शायर ने इस शेर में फितरत की खूबसूरती और रंगीनी को नहायत उम्दगी से बयान किया है, जिससे बाग का मुनफरद, दिलकश और रूह परवर यानी कि बाग का जो मंज़र है वो सबसे अलग, मुनफरद भी है और पुरकशिश भी है और रूह परवर भी महसूस होता है। हर फूल अपने मखसूस मौसम की नुमाइंदगी करता है और बाग में रंगों का हसीन इम्तज़ाज कायम है। इस तरह ये शेर फितरत के हुस्न और तनू की तारीफ़ करता है और कारी को बाग की खूबसूरती में खो जाने का मौका देता है। ये शायरी अपने सादा और रवान अंदाज बयान की वजह से हर दौर के क़ारीन यानी कि पढ़ने वालों के दिलों को छू लेती है और उर्दू मसनवी की नुमायाँ खसूसियात में से एक है। शेर नंबर 16 है, कहीं जाफरी और गेंदा कहीं, समा शब को दाऊदियों का कहीं। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने को देखते हैं। जाफरी एक खुशबूदार फूल अमूमन पीला या नारंगी रंग का होता है। गेंदा जो है किस्म का फूल है। ये भी समा शब, रात का माहौल या महफल। दाऊदी खुशबूदार और रंगीनी फूल। शेरी मुहासन है, हुस्न मंजर निगारी है, दिलकशी और रवानी है, तस्वीर कशी है। हुस्न मंजर निगारी में मुख्तलिफ फूलों के रंग और खुशबू के ज़रिए बाग की खूबसूरती बयान की गई है। दिलकशी और रवानी है कि अशार में फूलों की तफसील और तरतीब मंज़र को दिलकश बनाती है। तस्वीर कशी है कि रात और दिन हर जगह फूलों की मौजूदगी का मंज़र पढ़ने वाले के सामने वाज़ेह हो जाता है। सनदें हैं, सनद मिरातुन नज़ीर है।
जाफरी, गेंदा, दाऊदी सब फूल और बागों से मुतल्लिक है। तकरार और तरतीब जो है, कहीं और कहीं की तकरार मंजर की भरपूरियत और फैलाव को ज़ाहिर करती है। सनद तशबीह, मुबालगा और तशबीह जो है कि शब को फूलों की महफल के साथ बयान करना, बाग की शान और हुस्न को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है। और मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग में कहीं जाफरी और कहीं गेंदा के फूल हैं और शब के वक्त दाऊदी फूलों की महफल के मंजर से बाग मज़ीद दिलकश हो जाता है। यानी हर जगह रंग, खुशबू, रौनक फैली हुई है, बाग हर लम्हा खुशनुमा और जाज़िबे नज़र है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में बाग की खूबसूरती और रंगीनी को मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों के नामों के ज़रिए बयान किया गया है। कहीं जाफरी और गेंदा, कहीं से मुराद है कि बाग में जाफरी और गेंदे के फूल भी मौजूद हैं जो अपनी मखसूस खुशबू और रंगत के साथ फ़िज़ा को मुअत्तर कर रहे हैं। समा शब को दाऊदियों का कहीं का मतलब है कि रात के वक्त बाग में दाऊदी फूलों की खुशबू और रंगों का समा लगा होता है जो रात की शान को बढ़ाते हैं। शायर ने मुख्तलिफ फूलों की अक़साम और उनके मुनफरद हुस्न खुशबू को पेश करके बाग की फ़िज़ा को नहायत जानदार और दिलकश अंदाज में पेश किया है। ये शेर न सिर्फ बाग की कुदरती खूबसूरती की मंजरकशी करता है बल्कि अपने सादा और रवान अंदाज़ बयान की बदौलत कारी को उस खूबसूरती के हिस्सेदार में ले जाता है, उस हिस्से में कारी को ले जाता है या उस हिस्से का हिस्सेदार बना देता है। इस मसनवी की ज़बान और बयान की रवानी का ये एक और बेहतरीन नमूना है जो उर्दू अदब में इसे ख़ास मुकाम देता है, इसे ख़ास मुकाम देता है। शेर नंबर 17 है, अजब चांदनी, चांदनी में गुलों की बहार, हर एक गुल सफ़ेदी से मुहताबदार। मुश्किल अल्फाज के मायने हम देखते हैं। अजब मतलब कि हैरत अंगेज़ या अजीब व खूबसूरत, चांदनी चांद की रोशनी, गुलों की बहार फूलों की रंगीनी और रौनक, यानी कि हर एक गुल यानी कि कोई भी जो फूल है मुहताबदार, चमकदार या चाँद की तरह रोशन। तो शेरी मुहासन है, हुस्न मंजर निगारी के चांदनी में गुलों की रौनक और रोशनी की तस्वीर कशी दिलकश और रवानी है। अशार में चमक और रंग के इम्तजाज से मंजर दिलकश बना है। तख़य्युल की खूबसूरती, गुलों को चांदनी और मुहताब से तशबीह देना। सनतें हैं इसमें, सनत तशबीह है कि गुलों को सफ़ेद चमक को चांद या मुहताब की रोशनी के साथ तशबीह दी गई है। सनत इस्तारा है, मुहताबदार और चांदनी को बाग की रोशनी और खूबसूरती के लिए इस्तारा बनाया गया है। मुबालगा है, चांदनी और फूलों की रोशनी को इतना खूबसूरत बयान करना कि बाग की जाज़बियत को बढ़ा देता है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि चांदनी रात में बाग में फूलों की बहार इतनी खूबसूरत है कि सफ़ेद फूल चांद की रोशनी की तरह रोशन और दिलकश लग रहे हैं। यानी बाग में चांदनी और फूलों की रोशनी का इम्तज़ाज मंजर को जादुई रंग देता है या जादुई बना देता है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में शायर ने चांदनी रात की हसीन मंजरकशी की है, जहाँ चांदनी की नरम रोशनी में बाग के फूलों को बहार को बयान किया गया है। शायर कहता है कि चांदनी में फूलों की खूबसूरती और बहार की रंगीनी बहुत ही दिलकश और हैरत अंगेज़ लग रही है। हर फूल चमकदार सफ़ेद रंग में मुहताब की रोशनी से जगमगा रहा है, गोया पूरा बाग चमकते हुए चांद की रोशनी में नहा रहा हो। ये शेर न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती को बयान करता है बल्कि कारी को इस जादुई माहौल में ले जाता है जहाँ हर चीज़ चमकदार और दिलकश नज़र आती है। मीर हसन की मसनवी सैरुल बयान की इस खासियत में रवानी और सादगी की बदौलत ये मंजर निगारी और भी दिल को छू लेने वाली बन जाती है। शायरी का ये अंदाज़ पढ़ने वाले को बहकाता है और इसकी कुदरती फ़िज़ा में खो जाने पर मजबूर कर देता है। शेर नंबर 18 है, कहीं ज़र्द नसरें कहीं नस्तरन, अजब रंग पर ज़ाफ़रानी चमन। मुश्किल अल्फाज के मायने हम इसके देखते हैं। ज़र्द नसरें का मतलब है ज़र्द रंग के फूल, नसरें
नस्तरन सफ़ेद या रंगीन खुशबूदार फूल, अजब हैरत अंगेज दिलकश, ज़ाफ़रानी ज़ाफ़रान के रंग का पीला सुनहरी रंग का, चमन बाग फूलों की हरियाली। शायरी मुहासिन देखते हैं इसके हुस्न मंजर निगारी है कि मुख्तलिफ रंग के फूलों और बाग की रंगीनी दिलकश अंदाज में बयान की गई है। दिलकशी और रवानी है कि फूलों के रंग और तरतीब मंजर को खूबसूरत बनाते हैं। तस्वीर कशी है कि हर रंग को फूल की मौजूदगी बाग में आंखों के सामने मंजर वो पैदा कर देती है। सनदें मिरातुन नज़ीर है, जर्द नसरी नस्तरन ज़ाफ़रानी चमन सब बाग और फूलों की खूबसूरती से मुतल्लिक हैं। तशबीह और इस्तारा है कि ज़ाफ़रानी चमन को कुदरती खूबसूरती और खुशबू के लिए इस्तारा बनाया गया है। तकरार और तरतीब है, कहीं कहीं का इस्तेमाल मंजर की भरपूरियत और फैलाव को ज़ाहिर करता है। मुबालगा है कि तमाम रंगीन फूलों को एक साथ बयान करना बाग की शान और खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग में कहीं जर्द नसरी हैं और कहीं नस्तरन, और इन रंगीन फूलों के दरमियान ज़ाफ़रानी रंग के फूल बाग की खूबसूरती और रंगीनी में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा कर रहे हैं। यानी बाग हर तरफ खुशनुमा, रंगीन और दिलकश है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में शायर ने बाग की खूबसूरती और रंगों की दिलकश तस्वीर पेश की हैं। शायर कहता है कि बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, जिसमें जर्द नसरी पीले रंग के फूल और नस्तरन गुलाबी या सुर्ख रंग के फूल शामिल हैं। बाग की ज़मीन या चमन ज़ाफ़रानी रंग की रोशनी से मुनव्वर हो रही है, यानी पूरा मंजर एक खुशनुमा और रोशन ज़ाफ़रानी रंग के साए में दिखाई दे रहा है। ये शेर बाग की रंगीनी और कुदरती हुस्न को बयान करता है, जहाँ मुख्तलिफ रंगों के फूल एक साथ मिलकर एक शानदार और दिलकश मंजर पेश करते हैं। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान में इस तरह की मंजर निगारी कारी को कुदरत की खूबसूरती और फितरत की लताफत से रोशनास कराती है। ज़बान की सादगी और रवानी भी इस मंजर को कारी के दिलो दिमाग में बआसानी बिठा देती है। शेर नंबर 19 है, पड़ी आबजू हर तरफ को बहे, करें कमरियाँ सरों पर चहचहे। पड़ी आब यानी कि पानी, बहा हुआ या बहा हुआ पानी, पानी का बहाव, हर तरफ चारों तरफ, कमरियाँ छोटी और खूबसूरत परिंदे को कबूतरी की एक किस्म होती है। सरू सरू के दरख्त, चहचहे चहाना परिंदों की आवाज़ें जो आती हैं, परिंदे जो बोलते हैं उसको चहचहाना कहते हैं। शेरी मुआसन है कि हुस्न मंजर निगारी है, पानी और परिंदों की सरगर्मी के ज़रिए बाग का मंजर जानदार और दिलकश अंदाज पेश करता है। दिलकशी और रवानी है, अशार में हरकत और ज़िंदगी की झलक वाज़िया है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने पानी और सरू के दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे हैं। सनतें हैं इसमें, पर्सोनिफिकेशन तशख़ीस है, परिंदों को चहचहाने वाले के तौर पर दिखाया गया है, गोया वो बाग की रौनक में हिस्सा ले रहे हों। तस्वीर कशी है, पानी और परिंदों की हरकत से मंजर जानदार और दिलकश बन गया है। मुबालगा है कि पानी हर तरफ बहने और परिंदों की सरगर्मी को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। सनद मिरातुन नसीर है, सरू परिंदे पानी सब बाग और कुदरती हुस्न से मुतल्लिक हैं। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि जब बाग में पानी बह रहा होता है तो कमरियाँ सरू के दरख्तों पर चहचहा कर बाग की रौनक में इजाफा कर रही हैं, यानी बाग में ज़िंदगी, हरकत, खुशी और कुदरती हुस्न हर तरफ मौजूद है। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में बाग के मंजर की खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है या खूबसूरती बयान की गई है, जहाँ हर तरफ पानी का झरना बह रहा है कि पानी की लहरें गिर रही हैं, यानी बाग में पानी की रवानी है जो ताजगी और ज़िंदगी का एहसास दिलाती है। पानी की मौजूदगी से बाग का माहौल खुशगवार और पुरसकून हो जाता है। साथ ही सरू के दरख्तों पर कमरियाँ एक किस्म के नरम आवाज़ वाले परिंदे चहचहा रहे हैं, जो इस मंजर में खुशी और मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा कर रही हैं। मीर हसन की मसनवी सैरुल बयान में इस तरह की मंजर निगारी कारी को कुदरत के करीब ले जाती है और एक जादुई खुशगवार माहौल तख्लीक करती है।
ज़बान की सादगी और रवानी इस शेर को कारी के दिल में देर पा असर छोड़ती है और बाग की खूबसूरती को दिलकश अंदाज में पेश करती है। शेर नंबर 20वां शेर है। गुलों का लबे नहर पर झूमना, उसी अपने आलम में मुँह चूमना। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। गुलों का लब यानी कि फूलों का गुच्छा या झुरमट। नहर पानी की नाली या छोटी नहर। झूमना खुशी और रक्स की तरह हरकत करना। आलम यानी कि अपना माहौल या अपना दुनियावी माहौल। मुँह चूमना खुशी या लुत्फ के इजहार के लिए इजहार करना मुँह चूमने का मतलब है। तो अब हम इसके देखते हैं शेरी मुहासन के हुस्न मंजर निगारी, फूलों का झूमना और परिंदों या खुशियों का माहौल दिलकश अंदाज में बयान हुआ है। दिलकशी और रवानी है, अशार में हरकत और खुशी की झलक नुमाया है। तस्वीर कशी है कि नहर पर झूमते हुए फूलों और खुशियों में मसरूफ़ अनासर की मंजर कशी हुई है। सनदें हैं, पर्सोनिफिकेशन तशखीस है। फूल और यानी कि फूलों को ऐसा दिखाया गया है कि गोया वो अपने आलम में लुत्फ़ व खुशी का इजहार कर रहे हों। और इसमें इस्तारा है मुँह चूमना खुशी या लुत्फ़ के इजहार के लिए। मुबालगा है कि फूलों की हरकत और खुशी को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना मंजर को ज़्यादा जानदार बनाता है। तस्वीर कशी है कि नहर और फूल के छूबने से पढ़ने वाले के सामने मंजर वाज़ेह हो जाता है। मफ़हूम इस शेर का कि शायर बयान करता है कि नहर के किनारे फूल अपने झुरमुट में झूम रहे हैं और अपनी खुशी और लुत्फ़ में मस्त हैं। यानी बाग में हर तरफ कुदरती हुस्न और खुशी की झलक मौजूद है। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में बाग के गुलों को नहर के किनारे झूमते हुए बयान किया गया है। फूल अपनी दुनिया में मगन है और कुदरत की रौनक से महसूस हो रहे हैं। मुँह चूमना का मतलब है खुशी और मोहब्बत से कुदरती हुस्न को कबूल करना। यानी गुल अपनी खुशबू और रंगीनी को नहर के पानी के साथ मोहब्बत से सराह रहे हैं। मीर हसन ने इस शेर के ज़रिए फितरत के हसीन मंजर को नहायत नफासत और दिलकशी के साथ पेश किया है, जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर एक मुकम्मल और जानदार मंजर बनाती है। इसके अल्फाज सादा और रवां हैं जो कारी को उस कुदरती जमाल की खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। ये शेर मसनवी सहरुल बयान की फ़नी महारत और मंजर निगारी का हसीन नमूना है जो कारी को माजी की खूबसूरत फ़िज़ा में ले जाता है और उर्दू मसनवी निगारी में इसका अहम मुकाम है। शेर नंबर 21 है। ख़ुरामा सबा सहन में 400, दमागों को देती फिरे गुल की बू। यानी इसके मुश्किल अल्फाज हैं। ख़ुरामा आराम से चलती हुई नरम और संभल कर चलना। सबा सुबह या सुबह की जो ताज़ा हवा होती है या हल्की खुशबूदार हवा। सहन खुला यानी कि सहन या बाग का मैदान। 400 हर तरफ चारों जानिब। दमागों जहन यानी कि एहसासात। देती फिरे फैलती है हर तरफ जाती है। गुल के बू फूलों की खुशबू। शेरी मुहासन में हुस्न मंजर निगारी है। खुशबूदार हवा के ज़रिए बाग का माहौल पेश किया गया है। दिलकशी और रवानी है। नरम चलती हुई हवा जो है फूलों की खुशबू का इम्तिजाज मंजर को दिलकश बनाता है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने बाग की हवा, फूलों की खुशबू और फ़िज़ा की ताज़गी वाज़ेह हो जाती है। पर्सोनिफिकेशन है सनअतों में कि सबा हवा को ख़ुरामा यानी आराम से चलने वाला दिखाया गया है, गोया हवा खुद बाग में लुत्फ़ फैला रही हो। मुबालगा है। तमाम सहन में खुशबू फैलने का जिक्र बाग की दिलकशी और शान को बढ़ा देता है। इस्तारा है दमागों को देती गुल की बू यानी खुशबू जहन और दिल को मसरूर कर रही है। तस्वीर कशी है कि गुलों की खुशबू हर तरफ फैलने का मंजर पढ़ने वाले के सामने वाज़ेह हो जाता है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि सहन में हवा आराम से चल रही थी और हर तरफ फूलों की खुशबू फैल रही थी, जिससे दिल और दिमाग दोनों मसरूर हो गए। यानी बाग में फ़िज़ा, खुशबू और हरकत का इम्तिज़ाज मंजर को दिलकश और जाज़िब नज़र बनाता है। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में शायर ने सहन यानी बाग के अंदरूनी हिस्से में चलती हुई नरम व खुशगवार हवा का जिक्र किया है जो फूलों की खुशबू
अपने साथ लेकर हर तरफ फैली हुई है। खरामा सबा का मतलब है हवा का आहिस्ता आहिस्ता चलना, जिससे माहौल में ताजगी और खुशबू महक आ जाती है। ताजगी और खुशगवार महक आ जाती है। ये मंजर फितरत की हसीन खूबसूरती और ज़िंदगी की रोशनी और ताजगी को ज़ाहिर करता है। फूलों की खुशबू दिमागों और दिलों को सुकून देती है, फ़िज़ा को खुशगवार बनाती है। मीर हसन ने अपनी मसनवी सहरुल बयान में इस तरह के लतीफ़ और जानदार मनाज़र तख्लीक किए हैं जो पढ़ने वाले को माज़ी के हसीन बागात की सैर करवाते हैं और कुदरती हुस्न की तारीफ़ करते हैं। ये शेर भी मसनवी के फ़नी हुस्न और खुशगवार अंदाज़े बयान की मिसाल है। शेर नंबर 22 है। खड़े नहर पर काज और कुरकरे लिए साथ मरगाबियों के परे। मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। नहर मतलब पानी की नाली या छोटी नहर। काज हंस, काज सफ़ेद रंग के परिंदे। करकरे एक किस्म के परिंदे, अमूमन मुर्गाबी की किस्म। मुर्गाबी हंस या बतख की तरह का परिंदा। परे परों वाले परिंदों के पर। शेरी मुहासन है, हुस्न मंजर निगारी है कि नहर पर परिंदों की मौजूदगी और यानी कि नहर पर परिंदों की मौजूदगी और इनके परों की हरकत के ज़रिए मंजर जानदार और दिलकश बनाया गया है। दिलकशी और रवानी है। अशार में हरकत, तरतीब और तनूब मंजर को खूबसूरत बनाते हैं। तस्वीर कशी या पढ़ने वाले के सामने नहर के किनारे परिंदे खड़े हैं और परों के साथ मंजर को जानदार बना रहे हैं। सनतें हैं इसके अंदर। तस्वीर कशी है कि परिंदों की हरकत और नहर के किनारे खड़े होने का मंजर वासिया हो जाता है। सनत मुबालगा है, तमाम परिंदों को एक साथ बयान करना मंजर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। सनत मिरातुन नज़ीर है, काज, कुरकुरे, मुर्गाबी सब परिंदे और पानी के माहौल से मुतल्लिक हैं। पर्सोनिफिकेशन है कि परिंदों को ऐसे दिखाया गया है गोया वो मंजर में ज़िंदगी भर रहे हों, परों के साथ सरगर्म है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि नहर के किनारे हंस और दीगर परिंदे खड़े हैं और इनके पर साथ में और इनके क्या हैं, जो पर हैं वो साथ में रखे हुए हैं और मंजर को खुशनुमा और जानदार बना रहे हैं। यानी बाग में ज़िंदगी, हरकत और कुदरती हुस्न जो है वो हर तरफ महसूस हो रहा है। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में मीर हसन ने नहर के किनारे का एक खूबसूरत और पुरकैफ मंजर पेश किया है। शायर कहता है कि नहर के किनारे पर काज, बतख की एक किस्म और कुरकरे यानी बगले खड़े हैं। इनके साथ मुर्गाबियों के झुंड भी मौजूद हैं। ये मंजर एक फितरी सुकून, हम-आहंगी और खूबसूरती को जाहिर करता है। परिंदों की मौजूदगी और इनकी हरकतें बाग की ज़िंदगी और बहार का पता देती हैं। ये मंजर निगारी ना सिर्फ शायर की फितरत से वाबस्तगी ज़ाहिर करती है बल्कि इस बात का भी सबूत है कि मसनवी सहरुल बयान में ज़िंदगी की तमाम तर खूबसूरत और लतीफ़ कैफियत को बहुत बारीकी और हुस्न के साथ बयान किया गया है। इन अशार से कारी को एक तख़ीलाती और मसहूर कुन बाग की सैर का तजर्बा होता है। अगला शेर है। सदा कुरकुरों की बतों का वो शोर, दरख्तों पे बगले, मंडीरों पे मोर। मुश्किल अल्फाज के माने देखते हैं। सदा मतलब कि आवाज़ या शोर और कर कहते हैं हंस या कुछ परिंदों की किस्में। बत यानी कि बतख पानी में रहने वाला परिंदा। शोर हंगामा, आवाज़ की गूंज। बगले लंबे पर वाले सफ़ेद परिंदे। मंडीर छोटे दरख्त या शाखें जहाँ परिंदे बैठते हैं, मसलन के जो घर की छत होती है वहाँ पे आके परिंदे बैठ जाते हैं और दरख्तों पर भी बैठते हैं। मोर यानी कि रंगीन और खुशनुमा परिंदा। शेरी मुहासन है, उसने मंजर निगारी है कि परिंदों की आवाज़, हरकत और दरख्तों पर बैठने का मंजर बहुत दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। दिलकशी और रवानी है। अशार में शोर और रंग का इम्तजाज मंजर को जानदार बनाता है। और सनतें हैं। पर्सोनिफिकेशन है कि परिंदों की आवाज़ को इंसान की तरह महसूस कराना या शोर को जानदार बनाना। और मुबालगा है कि तमाम परिंदों का शोर और हरकत एक साथ बयान करना मंजर को ज़्यादा दिलचस्प और रंगीन बनाता है। सनत मिरातुन नज़ीर है कि कर्क, बत, बगले, मोर सब बाग और परिंदों से मुतल्लिक हैं।
मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग में परिंदे अपनी अपनी आवाज़ में शोर मचाए हुए हैं। हंस, बत्त, बगले और मोर दरख्तों या शाखों पर बैठकर मंजर को मज़ीद दिलकश और रंगीन बना रहे हैं। यानी बाग में हर तरफ ज़िंदगी, आवाज़ और ख़ूबसूरती का जादू मौजूद है। तशरीह करते हैं इस शेर की। इस शेर में मीर हसन ने अपने मखसूस अंदाज में बाग के कुदरती और दिलकश मंजर की अक्कासी की है। शायर कहता है कि कड़कों जैसा यानी कि बगले जैसा आबी परिंदा की सदा और बतखों का शोर हर तरफ सुनाई देता है, जो माहौल को एक जीती जागती तस्वीर में बदल देता है। आगे शायर बताता है कि दरख्तों पर सफ़ेद रंग के बगले बैठे हैं और मंडीरों, दीवार की बुलंद किनारियां या छत की मंडीर पर रंग बिरंगे मोर रक्स करते दिखाई देते हैं। ये मंजर न सिर्फ समाअत, आवाज़ और बसारत देखने की खूबसूरती को बयान करता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि बाग सिर्फ फूलों और दरख्तों ही का नाम नहीं, बल्कि परिंदों की मौजूदगी, उनकी सदा यानी कि आवाज़ और हरकतें इस माहौल को मुकम्मल जानदार बनाती हैं। ये अशार मीर हसन की आला मंजर निगारी, फितरी हुस्न के एहसास को जाहिर करते हैं, जो मसनवी सहरुल बयान को एक नाकाबिले फरामोश तख्लीक बनाते हैं। शेर नंबर 24 है। सबा जो गई ढेरियां करके भूल, पड़े हर तरफ मोल सरियों के फूल। मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं कि सबा खुशबूदार हवा या नरम हवा, जो गई यानी कि गुजर गई, ढेरियां करके भूल के एक जगह जमा करके छोड़ देना। मोलसरी खुशबूदार फूल, फूल का मतलब गुल या फूलों की कलियां। शेरी मुहासिन है, हुस्न मंजर निगारी है कि हवा के चलने और फूलों के बिखरने के मंजर को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। दिलकशी और रवानी है। अशार में हरकत और खुशबू का इम्तजाज मंजर को दिलकश बनाता है। तस्वीर कशी है, पढ़ने वाले के सामने फूल बिखरे हुए और हवा चलती हुई नज़र आती है। सन्नतें हैं इसके अंदर, तशखीस है, पर्सोनिफिकेशन। सबा को ऐसा दिखाया गया गोया वो खुद फूलों को बखेर रही है, और मुबालगा है, तमाम फूलों के हर तरफ बिखरने का जिक्र मंजर की खूबसूरती को बढ़ाता है। इस्तारा है, फूलों का बिखरना कुदरती हुस्न और खुशबू के फैलाव की अलामत है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि खुशबूदार हवा चल गई और फूलों को बिखेर दिया, जिससे हर तरफ फूल बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे बाग में हवा और फूलों के इम्तजाज से मंजर जानदार, खुशनुमा और खुशबूदार बन गया है। अब हम तशरीह करते हैं इस शेर की कि इस शेर में मीर हसन ने फितरत के एक और दिलकश मंजर को नहायत खूबसूरती से बयान किया है। शायर कहता है कि जब सुबह की हल्की हल्की हवा बाग के अंदर से गुजरती है तो ऐसा मालूम होता है जैसे वो फूलों के छोटे छोटे ढेर बनाती हुई आगे बढ़ रही हो। ख़ास तौर पर मोलसरी के फूल, जो खुशबूदार सफ़ेद रंग के नाजुक फूल होते हैं, हवा के झोंकों से झड़कर ज़मीन पर हर तरफ बिखर जाते हैं। यूँ लगता है जैसे सबा ने ये फूल हर सिमत लाकर बखेर दिए हों। ये मंज़र एक खामोश, नरमी से भरपूर और ख़ूबसूरत सुबह की मंजर कशी है, जो कारी को जैसे उस बाग की फ़िज़ा में ले जाता है। मीर हसन ने इस शेर में फितरत, खुशबू, रंग और हवा के हसीन इम्तजाज से मसनवी सहरुल बयान की मंजर निगारी को अरूज बख्शा है, जो उर्दू शायरी में उनकी जमालियाती हुस्न की दलील है। अगला शेर है। दरख्तों ने बरगों के खोले वर्क, के लें तोतियाँ बूस्तान का सबक। मुश्किल अल्फाज के बारे देखते हैं कि दरख्तों, बाग में मौजूद दरख्त, बर्ग दरख्त के पत्ते, खोले वर्क यानी कि पत्ते खुले जैसे वर्क किताब के सिफात, तोतियाँ तोते रंगीन और बोलने वाले परिंदे, बूस्तां बाग फूलों की जगह, सबक सीखने या नज़र आने वाला पैगाम। शेरी मुहासन है, हुस्न मंजर निगारी है कि दरख्तों और परिंदों की तस्वीर कशी मंजर को दिलकश बनाती है। दिलकशी और रवानी है। अशार में हरकत और सीखने के अमल का इम्तजाज है। पढ़ने वाले की तस्वीर कशी ये है कि पढ़ने वाले के सामने दरख्त के पत्ते खुले हुए और परिंदे मंजर में शरीक हैं। सनतें हैं इसकी, पर्सोनिफिकेशन है, तशखीस
दरख्तों को ऐसा दिखाया गया गोया वो अपने पत्ते खोलकर सबक सिखा रहे हैं। इस्तारा है बर्ग खोलना, सबक सीखने या फितरत की तालीम हासिल करने के लिए। मुबालगा है कि दरख्त और परिंदों के ज़रिए बाग की तालीम और हुस्न को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि दरख्त अपने पत्ते खोलकर परिंदों के लिए बाग का सबक पेश कर रहे हैं, जैसे फितरत खुद सिखाने का ज़रिया हो। यानी बाग में हर चीज़, दरख्त, परिंदे और फूल अपनी हरकत और हुस्न के ज़रिए एक पैगाम या सबक दे रहे हैं। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में मीर हसन ने एक खूबसूरत तशबीह के ज़रिए फितरत की तस्वीर खींची है। शायर कहता है कि दरख्तों के पत्तों ने ऐसा लगता है जैसे अपनी शाखों पर किताब के वर्क सफ़ात खोल दिए हों। इन खुले हुए पत्तों को शायर ने इल्म के सिफ़ात से, सफ़ों से, वर्कों से तशबीह दी है। आगे वो कहता है कि इन वर्कों से तोतियाँ, मादा तोते सबक पढ़ रही हैं जैसे वो किसी मकतब में इल्म हासिल कर रही हों। यहाँ शायर ने परिंदों और पौधों को इंसानी किरदार देकर मंजर को नहायत दिलकश और तख़ीलाती बना दिया है। ये तशबीह न सिर्फ फितरी हुस्न की नुमाइंदगी करती है बल्कि उर्दू शायरी में तमसीली और ख़याली अंदाज की भी बेहतरीन मिसाल है। ये शेर सहरुल बयान की फ़नी बुलंदी और मंजर नगारी की महारत को ज़ाहिर करता है, जहाँ फितरत के आम मनाजर को एक तालीमी और मानवी रंग दे दिया गया है। शेर नंबर 26 है, समा कुमरियाँ देख उस आन का, पढ़ें बाब पंजम गुलस्तान का। यानी कि मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। समा यानी कि महफिल, मंजर या माहौल। कुमरियाँ छोटे खूबसूरत परिंदे, कबूतर की किस्म। आन लम्हा वक्त। बाब पंजम यानी कि गुलस्तान की 5वीं कहानी या 5वां हिस्सा। गुलस्तान बाग, खुशनुमा जगह। शायरी में खूबसूरती के लिए इस्तारा। और शेरी मुहासिन है कि हुस्न मंजर निगारी है, परिंदों की महफल और गुलस्तान का मंजर दिलकश अंदाज में बयान हुआ है। दिलकशी और रवानी है, अशार में हरकत और तरतीब मंजर को दिलकश बनाती है। तस्वीर कशी है, पढ़ने वाले के सामने परिंदों की महफल और बाग की रौनक वाज़ेह हो जाती है। सनतें हैं, पर्सोनिफिकेशन तशखीस है। कुमरियों को ऐसा दिखाया गया गोया वो महफिल में शरीक हैं और गुलस्तान के बाब का मुतालिया कर रही हैं। इस्तारा है बाब पंजम गुलस्तान, बाग या ज़िंदगी के किसी सबक की तरफ इशारा। मुबालगा है परिंदों को इंसान की तरह पढ़ते हुए पेश करना मंजर को दिलकश और गैर मामूली बनाता है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि कुमरियाँ बाग की महफिल में देखने के लिए आई हैं और वो गुलिस्तान के सबक या हुस्न को समझती हैं। यानी बाग में हर चीज़, परिंदे, फूल और मंजर एक दूसरे के साथ हुस्न और महफिल का हिस्सा है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में मीर हसन ने फितरत के एक दिलनशी और इल्मी मंजर को बयान किया है। शायर कहता है कि जब बाग में एक खूबसूरत, बावकार और पुरकैफ माहौल पैदा हो तो फ़ाख्ताएँ इस मंजर से इतनी मुतासर हुई कि गोया वो गुलिस्तान शेख सादी की मशहूर फ़ारसी तसनीफ़ का 5वां बाब पढ़ने लगी। ये एक तख़यलाती मंजर है जहाँ परिंदों को इंसानों की तरह पढ़ता हुआ दिखाया गया है और कुदरती मनाज़र को इल्म व हिकमत से जोड़ दिया गया है। ये सतर मीर हसन के अलामती अंदाज़, फ़नी पुख्तगी और इल्मी ज़ौक़ की उम्दा मिसाल है। अगला शेर है शेर नंबर 27। कनीज़ां ने मेरू की हर तरफ रेल, चंबेली कोई और कोई राय बेल। कनीज़ मतलब कि खिदमतगार लड़की, छोटी लड़की आमतौर पर खुशबू या फूल चुनने के लिए। मेहरो चमकदार चेहरा मोहताब की मांद, हर तरफ रेल, हर तरफ मौजूद। चंबेली खुशबूदार सफ़ेद फूल या जर्द फूल। राय बेल खुशबूदार फूल, बेल नमा पौधे पर लगने वाला। शेरी मुहासिन है, हुस्न मंजर निगारी है कि बाग में कनीज़ों की हरकत और फूलों की रंगीनी दिलकश अंदाज में पेश की गई है। दिलकशी और रवानी है, फूलों और कनीज़ों की तरतीब मंजर को जानदार बनाती है।
तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने कनीज़ें फूल चुन रही हैं और फूल हर तरफ बिखरे हुए हैं। सनतें हैं इसके अंदर, पर्सोनिफिकेशन है तशख़ीस के कनीज़ों को मंज़र का हिस्सा बनाकर बाग को जानदार दिखाया गया है। सनद मिरातुन नज़ीर है, चमेली और राय बेल खुशबूदार फूलों से बाग की दिलकशी बयान हुई है। मुबालगा है, फूलों और कनीज़ों के हर तरफ बिखरने को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना मंजर की रंगीनी को बढ़ाता है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि महताब जैसे चमकदार कनीज़ें बाग में हर तरफ मौजूद हैं और वो चमेली और राय बेल के फूल चुन रही हैं। यानी बाग में हर तरफ हरकत, खुशबू और रंगीनी का हसीन इम्तिजाज है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में मीर हसन ने बाग की रौनक में इजाफ़ा करने वाली खूबरू और हसीन कनीज़ों का जिक्र किया है। शायर कहता है कि बाग में हर तरफ चाँद जैसे चेहरों वाली कनीज़ें मौजूद थीं। उनकी मौजूदगी से बाग में खूबसूरती, चमक धमक और एक ख़ास रौनाई पैदा हो गई थी। मीर हसन ने इन कनीज़ों को फूलों से तशबीह दी है। कुछ कनीज़ें चंबेली के फूलों की तरह नाजुक, खुशबूदार और सफ़ेद रंगत वाली थी और कुछ राय बेल की तरह खुशनुमा और दिलकश थी। ये शेर न सिर्फ तशबीहात और इस्तारात का हसीन इम्तजाज है बल्कि मंजरकशी, किरदार निगारी की कामयाब मिसाल भी है। शायर ने निस्वानी हुस्न को फूलों से तशबीह देकर मसनवी की फ़िज़ा में नरमी, नज़ाकत और दिलकशी पैदा की है। ये मंजर मसनवी के तलस्मी और इश्किया माहौल को मज़ीद जाज़बे नज़र बना देता है। अगला शेर है शेर नंबर 28। कोई केतकी और कोई गुलाब, कोई मेरतन और कोई महताब। तो इसके हम देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने, यानी कि केतकी जो है सफ़ेद या रंगीन खुशबूदार फूल है, गुलाब भी फूल है, मेरतन का मतलब है चाँद की मानद रोशन मोती या जेवर का नाम, महताब चमकता हुआ चाँद, रोशन और ख़ूबसूरत। शेरी मुहासिन है, हुस्न मंज़र निगारी है, मुख्तलिफ़ फूलों और रोशन जेवरात ये चाँद की तशबीह मंज़र को दिलकश बनाती है। दिलकशी और रवानी है, हर चीज़ की रोशनी, रंग और तरतीब मंज़र को जानदार बनाती है। तस्वीर कशी है, पढ़ने वाले के सामने बाग में मुख्तलिफ़ फूल, जेवरात और चमकते चाँद की तरह अनासर मौजूद हैं। सनदें हैं, तशबीह है, मेरतन और महताब को फूल या चमकदार अनासर के साथ तशबीह दी गई है। इस्तारा है, सनत इस्तारा इसमें जो है कि चाँद या मेरतन बाग की खूबसूरती और फूलों के हुस्न के लिए है। मुबालगा है, हर चीज़ को इतना हसीन और रोशन बयान करना मंजर को बढ़ा चढ़ाकर दिलकश बना देता है। और अब इसका मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग में कुछ जगहों पर केतकी के फूल हैं, कुछ जगह गुलाब के और कुछ जगह चमकते मोती। ये चाँद की मानद चीज़ें हैं, चाँद की तरह चाँद की मानद चीज़ें हैं जो बाग की रंगीनी और हुस्न में इजाफा कर रही हैं। यानी बाग में हर तरफ रोशनी, खुशबू और हुस्न भरा हुआ है। यह बाग जो है हुस्न से भरपूर है। तो इसकी तशरीह है कि इस शेर में मीर हसन ने कनीज़ों या हसीन लड़कियों के हुस्न और जमाल को खूबसूरत फूलों और कीमती जवाहरात से तशबीह देकर उनके हुस्न की मंजर कशी की है। शायर कहता है कि बाग में मौजूद लड़कियां या कनीज़ें कुछ तो ऐसी थी जैसे केतकी का फूल, खुशबूदार, दिलकश और मौसम बहार की अलामत, कुछ ऐसी थी जैसे गुलाब, दिलरुबा, शोला फशां और जज्बे से भरपूर। इसी तरह कुछ कनीज़ें मेरतन यानी चमकते हुए जवाहरात की तरह कीमती, अनमोल और दिलकश थी, और कुछ ऐसी थी जैसे महताब यानी चमकता हुआ चाँद, रोशन, पुरसकून और पुरकशिश। इस शेर में शायर ने तशबीहों के ज़रिए निस्वानी हुस्न का ऐसा दिलावेज़ और लतीफ़ मंज़र पेश किया है जो कारी को बाग की फ़िज़ा में ले जाता है। ये शेर इस बात का सबूत है कि मीर हसन को ज़बान व बयान पर अबूर हासिल था और वो हुस्न फ़ितरत और हुस्न औरत को फ़नकाराना अंदाज में पेश करने के माहिर थे। अगला शेर है कोई स्योती और हंसमुख कोई दिल लगन और तन सुख कोई। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने हम देखते हैं। स्योती स्यो के फूल या खुशबूदार फूल, एप्पल ब्लॉसम में इसको कहते हैं। हंसमुख यानी कि खुशमिजाज, खुश चेहरे वाला।
दिल लगन, दिल की खुशी या मोहब्बत, दिल को खुश करने वाली चीज़। तन सुख, जिस्म की राहत, आराम और सुकून। कोई यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों या खसूसियत के लिए इस्तेमाल हुआ है। शेरी मुहासन है कि हुस्न मंज़र निगारी बाग में मुख्तलिफ़ फूल, खुश मिजाज परिंदे और माहौल की खुशगवार कैफियत दिलकश अंदाज में बयान हुई है। दिलकशी और रवानी अशार में हर चीज़ की तरतीब और हुस्न मंज़र को मज़ीद जानदार बनाया है। जो तरतीब है, तस्वीर कशी है, पढ़ने वाले के सामने बाग में खुशबू, रंग और सुकून का मंजर वाज़िया होता है। इसमें सनतें हैं, सनत मिरातुन नज़ीर है, सियोती, हंसमुख, दिल लगन, तनसुख, सब बाग और खुशियों से मुतल्लिक हैं। तशबिया, इस्तारा, दिल लगन और तनसुख बाग की खुशियों और आरामदेह माहौल के लिए हैं। मुबालगा है कि हर चीज़ को इतना दिलकश और खुशनुमा बयान करना मंजर को ज़्यादा जानदार और हसीन बनाता है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग में कुछ जगह सेब के फूल हैं, खुश मिजाज परिंदे हैं और कुछ जगह दिल और जिस्म के राहत और खुशी मौजूद है। यानी बाग में हर तरफ खुशी, सुकून और हुस्न की मुकम्मल रौनक है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में मीर हसन ने बाग में मौजूद हसीन कनीज़ों के अंदाज, मिजाज और खूबियों की मज़ीद तस्वीर कशी की है। शायर हर लड़की को उसकी खसूसियत के लिहाज से एक अलामती या मुजाजी नाम से याद करता है, जो ना सिर्फ उसके हुस्न बल्कि उसकी फितरत और खुल्क की नुमाइंदगी भी करता है। स्योती एक महकदार नफीस फूल है। ये नाम उन लड़कियों को दिया गया है जो नरम खो, नाजुक मिजाज और सादा सी हैं। हंसमुख से मुराद वो लड़कियां हैं जो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। मतलब कि एक अगर देखा जाए तो एक जन्नत का नमूना इन्होंने बयान किया है। खुश अखलाक, मिलनसार और दिल को भा जाने वाली दिल लगन वो कनीज़ें हैं जो वफाशार, मोहब्बत करने वाली और जज्बाती तौर पर मुखलिस हैं। तनसुख वो हैं जो देखने में पुरकशिश, खूबसूरत और दिल को राहत देने वाली हैं। इन नामों के ज़रिए शायर ने न सिर्फ उन लड़कियों के जमालियाती पहलू बयान किए हैं बल्कि उनके अंदरूनी औसाफ की भी अक्कासी की है। ये शेर मीर हसन की किरदार निगारी, हुस्न दशबी और नफ्सियाती बसीरत का आला नमूना है। अगला शेर है पला जब वो उस नाज व नेमत के साथ, पिदर और मादर की शफ़क़त के साथ। पला मतलब कि परवरिश करना या पालना, नाज व नेमत मोहब्बत, ऐश व आराम, हुस्न व मोहब्बत की चीज़ें। पिदर वालिद बाप फ़ारसी का लफ्ज़ है, मादर वालिदा माँ, शफ़क़त यानी कि मोहब्बत, दिलसोजी। शेरी मुहासिन है, हुस्न मंज़र निगारी है कि बाग की फितरत और इंसान की मोहब्बत दोनों का हसीन इम्तिज़ाज दिखाया गया है। दिलकशी और रवानी है कि फूलों और इंसानी मोहब्बत की हम आहंगी मंज़र को दिलकश बनाती है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने बच्चे की परवरिश, नाज़ो नेमत और वालिदैन की शफ़क़त की तस्वीर वाज़िया हो जाती है। सनतें हैं इसमें तशबिया और या इस्तारा जो है कि बाग की नेमत और वालिदैन की मोहब्बत के साथ ज़िंदगी की परवरिश। मुबालगा है कि नाज़ व नेमत के साथ और वालिदैन की मुकम्मल शफ़क़त को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना मंज़र को ज़्यादा दिलकश बनाता है। तकरार हम आहंगी है कि बाग की नेमत और वालिदैन की मोहब्बत को एक साथ पेश करना। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बच्चा बाग की नेमतों और ख़ूबसूरती के साथ वालिद और वालिदा की मोहब्बत और शफ़क़त में परवान चढ़ा। यानी बाग की खूबसूरती और वालिदैन की मोहब्बत ने मिलकर बच्चे की परवरिश की। तो तशरीह है इसकी कि नज़म दास्तान तैयारी में बाग की मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से ली गई है, जिसे उर्दू की बेहतरीन मसनवी का दर्जा हासिल है। ये मसनवी एक मंजूम दास्तान है जिसमें शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बदर मनीर का किस्सा बयान किया गया है। इस शेर में शायर ने शहज़ादे की परवरिश को नहायत नरमी और मोहब्बत के साथ बयान किया है। नाज़ व नेमत से मुराद है सब सहूलियात और आज़ाइशें जो शहज़ादे को फ़राहम की गई हैं ताकि वो हर लिहाज से आरामदेह और खुशहाल रहे। पिदर और मादर की शफ़क़त इस बात की अलामत है कि इसकी देखभाल वालिदैन की मोहब्बत और खलूस के साथ की गई है।
ये शेर शहज़ादे की ज़िंदगी के आगाज़ में दी जाने वाली मोहब्बत, ख़याल और ऐशो इशरत की अक्कासी करता है, जो इसकी शख्सियत की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करती है। वालिदैन की शफ़क़त और नाज़ो नेमत के साथ परवरिश इसकी ज़िंदगी को खुशगवार और पुरअसर बनाती है, जिससे उसके रवैये और किरदार पर गहरा असर पड़ता है। मुख्तसर ये कि शायर ने शहज़ादे की पुरअमन, मोहब्बत भरी और आज़ाइशों से भरपूर परवरिश को खूबसूरती से पेश किया है। अगला शेर है, हुई उसके मकतब की शादी एया, हुआ फिर उन्हीं शादियों का समा। मकतब का मतलब है तालीमी या तरबियती माहौल, जगह यहाँ तालीम दी जाती है। शादी खुशी या शादी की तकरीब, एया वाज़िया ज़ाहिर, समा महफ़िल या जश्न या खुशियों का माहौल। शेरी मुहासिन है कि हुस्न मंज़र निगारी है कि मकतब की शादी और शादी का समा मंज़र जो है वो खूबसूरत अंदाज में बयान हुआ है। दिलकशी और रवानी है कि अशार में तरतीब और खुशियों का इम्तज़ाज मंज़र को जानदार बनाता है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने शादी का जश्न और महफ़िल की रौनक वाज़ेह हो जाती है। सनतें हैं इसमें, पर्सोनिफिकेशन तशख़ीस है, मकतब और शादी का समा माहौल को जानदार और महसूस होने वाला पेश करते हैं। इस्तारा है कि शादियों का समा खुशियों और जश्न की मुकम्मल रौनक। मुबालगा है कि तमाम शादियों और जश्न के मंजर को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि मकतब में शादी हुई और फिर उसके बाद शादियों का जश्न और महफिल सबके सामने वासिया हो गया, यानी तरबियत या तालीम के माहौल के साथ खुशी और जश्न की मुकम्मल रौनक जिसमें महसूस हुई। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में शायर बयान करता है कि जब वो शहज़ादा बेनज़ीर की तालीम व तरबियत और दर्स व तदरीस का मरहला शुरू हुआ तो उस मौका को भी खुशी और मुसरत के साथ मनाया गया। मकतब की शादी यहाँ का मतलब है कि उसके मकतब तालीमी आगाज़ को इस कदर तस्को एहतशाम से मनाया गया जैसे कोई शादी की तकरीब हो, यानी शहज़ादे की तालीम की इब्तदा भी शाहाना अंदाज में हुई। शाहाना अंदाज का मतलब है बादशाहों का अंदाज या बादशाहों वाला अंदाज। जिस तरह शादी के मौका पर खुशी, तज़य्युर, रौनक और एहतमाम होता है, वैसा ही मंजर उस तालीम के आगाज़ पर भी नज़र आया। ये शेर न सिर्फ शहज़ादे की तालीम के आगाज़ की अहमियत को ज़ाहिर करता है, बल्कि उस ज़माने के शाही रस्म व रवाज और तालीम की कदर व कीमत को भी वाज़िया करता है। शायर ने तालीमी मंजर को शादी की तकरीबात के मुशाबा करार देकर उसकी असमत को दिलकश अंदाज में पेश किया है। अगला शेर है, मुअल्लम, अतालिक, मुंशी, अदीब, हर एक फ़न के उस्ताद बैठे करीब। मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, मुअल्लम उस्ताद तालीम देने वाला, अतालिक जो लिखाई या रस्मुल ख़त सिखाए, मुंशी अहले कलम ख़त लिखने वाला शख्स, अदीब शायर या नसर के माहिर, हर एक फ़न हर किस्म का इल्म या मुहारत, करीब बैठे या बैठे करीब, करीब बैठे हुए साथ मौजूद। शेरी मुहासिन है कि हुस्न मंजर निगारी जो है कि उस्तादों और अहले फ़न के इज्तिमा को जानदार अंदाज में बयान किया गया है। दिलकशी और रवानी है, उस्तादों की मौजूदगी और हर फ़न का मंजर तरतीब से बयान हुआ है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने उस्ताद और अहले फ़न की महफिल वासिया हो जाती है। सनतें जो हैं, पर्सोनिफिकेशन तशख़ीस है कि फ़न और इल्म को ऐसा पेश करना गोया वो ज़िंदा और महसूस होने वाला हो। तकरार या हम आहंगी जो है, मुअल्लम, अतालिक, मुंशी, अदीब सब फ़न और इल्म के साथ बयान हुए हैं। मंजर में हम आहंगी पैदा हुई है। इससे मुबालगा जो है, हर फ़न के उस्ताद का करीब बैठना और मुकम्मल मौजूदगी को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना मंजर को असर अंगेज़ बनाता है। मफहूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बाग या महफिल में मुअल्लम, अतालिक, मुंशी और अदीब सब मौजूद हैं और हर फ़न के माहिर उस्ताद करीब बैठे हैं, यानी यहाँ इल्म और फ़न की मुकम्मल महफिल जानदार और दिलकश है, हर एक को सीखने और देखने का मौका हासिल है। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में शायर ने शहज़ादा बेनज़ीर की तालीम व तरबियत के लिए किए गए खसूसी इंतज़ामात का ज़िक्र किया है। शायर बताता है कि शहज़ादे की तालीम के लिए मुख्तलिफ़ अलूम व फ़नून के माहिरीन को जमा किया गया। जो लोग माहिर थे मुख्तलिफ़ अलूम और फ़नून में, मुअल्लम यानी उस्ताद, अतालिक यानी तरबियत देने वाला, मुंशी यानी लिखने पढ़ने का माहिर और अदीब यानी ज़ुबान व अदब का माहिर।
ये सब शहज़ादे की फ़िक्री और फ़नी नशोनुमा के लिए मुंतखब किए गए। शायर मज़ीद कहता है कि हर फ़न के उस्ताद यानी मुख्तलिफ़ अलूम जैसे अदब, फ़लसफ़ा, रियाज़ी, तारीख़, ज़ुबान और इख़लाक़ियात के माहिरीन शहज़ादे के करीब बैठे ताकि उसे आला तालीम दी जा सके। इससे ज़ाहिर होता है कि शहज़ादे की तालीम व तरबियत महज़ रस्मी न थी, बल्कि नहायत संजीदगी, तवज्जो और शाही वक़ार के साथ की गई। ये शेर न सिर्फ़ उस वक्त के तालीमी निज़ाम का अक्स पेश करता है, बल्कि ये भी बताता है कि बादशाहों के बच्चों को हर फ़न में महारत दिलाने के लिए माहिरीन की मदद से इल्मी माहौल मुहैया किया जाता था। अगला शेर है, किया कायदे से शुरू कलाम, पढ़ाने लगे इल्म उसको तमाम। मुश्किल अल्फाज के मायनी हैं कायदा, मसलन के बुनियादी किताब, जैसे हम कुरान पढ़ते हैं तो पहले नूरानी कायदा पढ़ते हैं, इस तरह से बुनियादी किताब, रस्मुल ख़त सिखाने की किताब, शुरू कलाम, ज़ुबान या अदब के इब्तदाई सबक की इब्तदा, पढ़ाने लगे तालीम देना या शुरू करना, इल्म, इल्म तालीम, तमाम, मुकम्मल, सब कुछ। शेरी मुहासन जो है हुस्न मंजर निगारी है कि इब्तदाई तालीम के अमल को बाग या महफल में दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। दिलकशी और रवानी है कि कायदा और इल्म की तरतीब मंजर को जानदार और मंतकी बनाती है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने इब्तदाई तालीम का अमल वाज़िह हो जाता है। सनदें हैं, इसमें पर्सोनिफिकेशन तशख़ीस है कि कायदे और कलाम को ऐसा दिखाना गोया वो ज़िंदा और मौसर हैं। तकरार और हम-आहंगी है कि शुरू कलाम और इल्म का मुकम्मल पढ़ाना मंजर में तरतीब और हम-आहंगी पैदा करता है। इस्तारा कायदा यानी कि इल्म की इब्तदा, तालीम के असूल। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि बच्चे को कायदे से शुरू करके कलाम पढ़ाया गया और तमाम इल्म उसे मुंतकिल किया गया, यानी इब्तदाई तालीम से लेकर मुकम्मल इल्म तक का अमल जानदार और मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में शायर ने शहज़ादा बेनज़ीर की तालीम के आगाज़ का बयान किया है। शायर कहता है कि शहज़ादे की तालीम व तरबियत बाकायदा कायदे यानी इब्तदाई किताब से शुरू की गई, जैसे किसी भी बच्चे की तालीम का आगाज़ होता है। इससे ज़ाहिर होता है कि शहज़ादे को भी आम इंसानों की तरह इब्तदाई सतह से तालीम दी गई ताकि उसकी बुनियाद मजबूत हो। शायर मज़ीद बताता है कि उसे तमाम अलूम सिखाने का सिलसिला कायदे से शुरू हुआ और फिर रफ्ता रफ्ता उसे मुख्तलिफ़ अलूम जैसे अदब, हिसाब, फ़लसफ़ा, दीनियात यानी कि आप इसको इस्लामियात कहते हैं, और दीगर शाही ज़रूरियात के मुताबिक तालीम दी गई। इस शेर से ये बात भी वाज़िह होती है कि तालीम एक तदरीजी और तरबियतवार तरतीबवार अमल था, जिसमें इब्तदा से इंतहा तक हर मरहला बाकायदगी से तय किया गया। ये शेर इस बात की अलामत है कि शहज़ादे की ज़हनी तरबियत के लिए मेहनत, मनसूबाबंदी और तदरीज को ख़ास अहमियत दी गई थी और यही उनकी कामयाबी और जहानत का सबब बना। शेर नंबर 34 है, मानियो मंतक बयानो अदब, पढ़ा उसने मनकूल व माकूल सब। मुश्किल अल्फाज के मानी हम देखते हैं, यानी कि मानी का मतलब है मानियो मफ़हूम, लुग़त और मतलब, मंतक दलील और इस्तदलाल का इल्म, बयान इजहार या तकरीर की महारत, अदब अखलाक और अदबी महारत, मनकूल सीखा हुआ रवायत शुदा इल्म और माकूल दलील या सोच के मुताबिक अकली इल्म, जो हमने शुरू में भी पढ़ा था। सब यानी कि तमाम, मुकम्मल। शेरी मुहासन है, हुस्न मंजर निगारी है कि इल्म के मुख्तलिफ शोबों मानी, मंतक, अदब वगैरह को एक तरतीब के साथ बयान करना मंजर को दिलकश बनाता है। दिलकशी और रवानी है कि अशार में इल्म के तनू और जामियत का इजहार मंजर को जानदार और मफहूम खेज बनाता है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने सीखने वाले का इल्म हासिल करने का अमल वाज़िह हो जाता है। सनतें हैं, इसमें तकरार और हम आहंगी के मुख्तलिफ उलूम का बयान और सीखा जाना एक तरतीब और हम आहंगी पैदा करता है। मुबालगा है कि तमाम उलूम को एक साथ पढ़ाने का जिक्र सीखने वाले की काबिलियत और महफिल की अहमियत को बढ़ाता है। इस्तारा है कि मनकूल व माकूल, रवायत शुदा और अकली इल्म का इम्तिजाज
के लिए। मफ़हूम है कि शायर बयान करता है कि बच्चे ने मानी, मंतक, बयान और अदब के तमाम उलूम चाहे रवायत शुदा हों या अक़ली सीख लिए, यानी सीखने वाले ने हर शोबे में मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया और तालीम का अमल जामिया और कामयाब हुआ। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में मीर हसन शहज़ादा बेनज़ीर की आला तालीम का ज़िक्र करते हैं। शायर बताता है कि शहज़ादे ने मानी लफ्ज़ों के दकीक मफ़ाहिम, मंतक यानी इल्म दलील व इस्तदलाल, बयान फ़न इज़हार व बलागत और अदब यानी शेरी व नसरी फ़नून जैसे दकीक और अहम उलूम में महारत हासिल की। मज़ीद शायर वज़ाहत करता है कि शहज़ादे ने मनकूल व माकूल दोनों किस्म के अलूम पढ़े। मनकूल अलूम से मुराद वो अलूम हैं जो रवायत पर मबनी होते हैं, जैसे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह वगैरह। माकूल उलूम वो होते हैं जो अक्ल व इस्तदलाल पर मबनी होते हैं, जैसे फ़लसफ़ा, मंतक, रियाजी वगैरह। इस शेर से शहज़ादे की हमागीर और जामिया तालीम का अंदाज़ा होता है, जिसमें दीनी, अदबी और अक़ली मैदानों में इसकी तरबियत की गई। शेर नंबर 35 है कि ख़बरदार हिकमत के मज़मून से, ग़रज़ जो पढ़ाया उसने कानून से। मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। ख़बरदार का मतलब है मोहतात, होशियार रहने वाला। हिकमत यानी कि इल्म, दानिश, फ़लसफ़ा या अक़ल। मज़मून मौजू या मज़मून की तालीम। ग़र्ज़ मकसद, नीयत या मतलब। कानून असूल, ज़ाब्ता या नज़्म व नस्क। शेरी मुहासन है हुस्न मंज़र निगारी जो है कि इल्म के मुख्तलिफ़ शोबों को तरतीब से बयान करना और सीखने वाले की मेहनत को मंज़र में लाना। दिलकशी और रवानी है कि हिकमत और कानून के मुतालिया का ज़िक्र तरतीब और फ़िक्र को जानदार बनाता है। तस्वीर कशी है, पढ़ने वाले के सामने सीखने वाले का इल्म हासिल करने का अमल वाज़िह हो जाता है। सनतें जो हैं इसमें इस्तारा और तशबीह जो है कि हिकमत के मज़मून से ख़बरदार, इल्म हासिल करने की होशियारी और दानिशमंदी। तकरार और हमआहंगी है कि इल्म के मुख्तलिफ़ शोबों, हिकमत, कानून को तरतीब से पेश करना। मुबालगा है कि सीखने वाले की इस्तेदाद को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। और मफ़हूम इस शेर का कि शायर बयान करता है कि सीखने वाले ने हिकमत के मज़मून से होशियारी सीखी और कानून, असूल और ज़वाबित के इल्म को भी हासिल किया, यानी इल्म का हसूल ना सिर्फ मालूमात बल्कि फ़हम, होशियारी और असूलों को समझने के साथ हुआ। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में मीर हसन ने शहज़ादा बेनज़ीर की इल्मी वुसअत और गहराई को बयान करते हैं। शायर कहता है कि शहज़ादा हिकमत यानी फ़लसफ़ा, दानाई और अक़ल पर मबनी अलूम के मज़ामीन से बखूबी ख़बरदार यानी वाकिफ़ और माहिर था। इसका मतलब ये है कि शहज़ादे ने दुनिया के अहम अक़ली और फ़िक्री अलूम में महारत हासिल कर ली। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि शहज़ादे ने जो कुछ भी पढ़ा वो कानून यानी असूल, कायदे या शरीयत और फ़िक़्ह के मुताबिक पढ़ा। इससे मुराद ये है कि शहज़ादे की तालीम में नज़्म व ज़ब्त, असूलों की पाबंदी और इल्म व अख़लाक़ का इम्तिज़ाज था। यानी शहज़ादा सिर्फ दुनियावी अलूम का माहिर न था बल्कि हिकमत व दानाई, कानून और शरीयत का इल्म भी उसे बखूबी हासिल था। इस शेर के ज़रिए शायर एक ऐसे मिसाली शाही तालिब इल्म की तस्वीर पेश करता है जो अक़ल, अदब, हिकमत और असूल व ज़वाबित का पैकर हो। अगला शेर है, लगा है तो हिंसा ता नजूम, ज़मीन आसमां पे पड़ी उसकी धूम। तो इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं कि हियत जो है हिसाब और रियाजी, तरतीब व अददी इल्म, हिंसा, रियाजी, अशकाल और अदाद का इल्म, ता नजूम, महारत, शौक़ और दिलचस्पी के साथ अमल करना। नजूम वैसे नजूमी को भी कहते हैं जो सितारों का इल्म जानते हैं। ज़मीन व आसमान, पूरे माहौल या जगह पर। धूम, शोहरत, असर या नमूद व जलवा। शेरी मुहासन जो है हुस्न मंज़र निगारी यानी कि इल्म व हिकमत के असर को पूरे माहौल में महसूस करवाना। दिलकशी और रवानी, रियाजी और हिंसे की मुहारत के असरात मंज़र को जानदार बनाते हैं। तस्वीर कशी जो है कि पढ़ने वाले के सामने सीखने वाले की मेहनत और उसके असरात वाज़िह होते हैं। सनतें जो हैं मुबालगा है कि इल्म
की मुहारत को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करना कि ज़मीन और आसमान में उसकी धूम हो। इस्तारा है इसमें, ज़मीन आसमान में धूम, इल्म की शोहरत और असर हर जगह महसूस होना। तकरार और हम आहंगी है कि हियत व हिंसा तालजूम और ज़मीन व आसमान सब मिलकर इल्म की वसअत और असर को बयान करते हैं। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि सीखने वाले ने हियत हिसाब और हिंसा रियाज़ी में महारत हासिल की और इसकी ये महारत पूरे माहौल में जानी और महसूस की गई, यानी इल्म की मेहनत और महारत ने हर जगह असर छोड़ा। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में शायर शहज़ादा बेनज़ीर की इल्मी बरतरी और इसकी शोहरत का जिक्र करता है। शायर कहता है कि शहज़ादे ने हियत यानी इल्म फ़ल्कियात, हिंसा यानी रियाज़ी और नजूम यानी सितारा शनासी जैसे दकीक और साइंसी अलूम में महारत हासिल की। ये अलूम उस वक्त नहायत अहम और पेचीदा समझे जाते थे और सिर्फ काबिल तरीन तुलबा ही इनमें कामयाब हो सकते थे। शायद इस बात पर फ़ख्र महसूस करता है कि शहज़ादा बेनज़ीर ने न सिर्फ ये अलूम पढ़े बल्कि उनमें इतनी महारत हासिल कर ली कि उसकी शोहरत ज़मीन से लेकर आसमान तक फैल गई। यानी शहज़ादे का इल्म सिर्फ महल या शहर तक महदूद ना रहा बल्कि हर तरफ उसकी जहानत, फ़हम फ़रासत और इल्मी कमालात की धूम मच गई। ये शेर शहज़ादे को एक हमागीर आलम और काबिल फ़ख्र शागिर्द के तौर पर पेश करता है जो इल्म व हिकमत में आला मुकाम रखता है। अगला शेर है लिया हाथ जब खामाए मुश्क बार, लिखा नुस्ख़ो रेहान ओ ख़ते ग़बार। मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। लिया हाथ का मतलब कि कलम उठाया, लिखना शुरू किया। खामा कलम लिखने का आला। मुश्कबार खुशबूदार महकती हुई। नस्ख लिखाई का अंदाज या खताती की किस्म को नस्ख कहते हैं। रेहान खुशबूदार पौधा, ख़ास तौर पर बासली या खुशबूदार पत्ती। ख़त लिखाई या तहरीर। ग़बार धूल, लेकिन जहाँ जमालियाती या नरम तहरीर के लिए इस्तारा है। शेरी मुहासन है, उसने मंजर नगारी है कि कलम उठाने और खुशबूदार तहरीर के मंजर को दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। दिलकशी और रवानी है कि खुशबूदार कलम, नस्ख़ो रेहान और ख़त की तरतीब मंजर को जानदार बनाती है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने खुशबूदार कलम और ख़ूबसूरत तहरीर की तस्वीर वासिया हो जाती है। सनतें हैं, इस्तारा और तशबीहा है कि खामाए मुश्क बार खुशबूदार कलम या महकती हुई तहरीर जमालियाती हुस्न के लिए। ख़त गुबार नरम और खुशनुमा तहरीर की खूबसूरती। मुबालगा तहरीर और कलम की महको जमाल को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि सीखने वाले ने कलम उठाया, खुशबूदार कलम से नस्ख़ो रेहान की तरह खूबसूरत तहरीर लिखी, यानी तहरीर सिर्फ इल्म का ज़रिया नहीं बल्कि जमालियाती हुस्न और खुशबूदार असर भी रखती है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर में शहज़ादा बेनज़ीर की खुशख़ती, खुशज़ौक़ी और ख़ताती में महारत को बयान किया गया है। शायर कहता है कि जब शहज़ादे ने खामाए मुश्क बार यानी खुशबूदार कलम हाथ में लिया तो उसने ऐसे ख़तूत तहरीर किए जो नहायत दिलकश और दीदा सेब थे। यहाँ मुश्कबार कलम से मुराद खूबसूरत और मुहारत से चलाया गया कलम है जिससे अल्फाज गोया खुशबू बखेरते महसूस होते हैं। शहज़ादे ने नस्ख़ो रेहान और ख़त गुबार जैसे मुश्किल और फ़नी खतूत में मुहारत हासिल की। नस्ख़ अरबी और फ़ारसी का साफ़ और सादा ख़त जो आम तौर पर किताबत में इस्तेमाल होता है। रेहान एक नफीस व ज़ेबा ख़त जो कुरानी किताबत के लिए मशहूर है। ख़त ग़बार नहायत बारीक और मुख्तसर अंदाज में लिखा जाने वाला ख़त जो कागज़ पर धुंध की मांद लगता है। ये सब ख़ताती के आला दर्जे हैं जिनसे मालूम होता है कि शहज़ादा सिर्फ इल्मी एतबार से नहीं बल्कि जमालियाती और फ़नकाराना पहलू से भी नहायत काबिल था। ये शेर उसकी हमा जहत शख्सियत और फ़नून लतीफ़ा से शगफ़ को नुमायाँ करता है। अगला शेर है, शेर नंबर 38 है। शिकस्ता लिखा और तालीक जब, रहे देख हैरां अतालीक सब। यानी कि मानी है, शिकस्ता का मतलब है खूबसूरत, नरमी के साथ, निफासत के साथ लिखी हुई। तालीक तहरीर के किनारे या लिखाई की नज़ाकत, हाशिया। हैरान यानी कि हैरान, दंग या मुतासिर। अतालीक यानी कि जो
तरबियत करने वाला वो, या उस्ताद जो ख़ताती या नस्ख या नस्तालीक सिखाने वाला, सब यानी कि तमाम लोग। शेरी मुहासन है, हुस्न मंज़र नगारी है कि ख़ताती और तहरीर की नज़ाकत को मंज़र में लाना। दिलकशी और रवानी है कि शिकस्ता लिखाई और हाशिया का मंज़र पढ़ने वालों के सामने जानदार है। तस्वीर कशी है कि उस्ताद, ख़ताती, अतालीक सब हैरान देख रहे हैं, मंज़र को जानदार और मौसर बनाता है। सनदें हैं इसमें वर्सोनिफिकेशन, तशख़ीस है कि लिखाई और तालीक को ऐसा पेश करना गोया वो जानदार हैं। मुबालगा है कि अतालीक सब हैरान रह गए, उस्ताद की हैरत को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। तकरार और हम आहंगी है, शिकस्ता, लिखा, तालीक, अतालीक सब मिलकर मंज़र की मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि सीखने वाले ने बहुत नफासत और ख़ूबसूरती के साथ तहरीर लिखी और अतालीक, उसातिज़ा सब उसकी महारत देखकर हैरान रह गए। यानी तालीम और महारत में आला दर्जे की कामयाबी मंज़र में वाज़िया होती है। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में शायर बयान करता है कि शहज़ादा बेनज़ीर न सिर्फ नस्ख़ व रेहान और ख़त गुबार में महारत हासिल की, बल्कि इसने शिकस्ता और तालीक जैसे पेचीदा और नफीस ख़त भी लिखे। शिकस्ता और तालीक दोनों उर्दू व फ़ारसी ख़ताती की अहम इक़साम हैं, जिनमें तेज़ रफ्तारी के साथ लिखा जाता है और इनमें अल्फाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो उसे पढ़ने और लिखने दोनों के लिए मुश्किल बनाता है। जब शहज़ादा बेनज़ीर ने इन मुश्किल खतूत को बड़ी रवानी और ख़ूबसूरती से लिखा तो उसातिज़ा व मुअल्लिमीन जो तालीम देने वाले थे हैरत ज़दा रह गए। उन्हें यकीन न आया कि कम उम्र शहज़ादा इतने कमाल का ख़तात भी हो सकता है। ये शेर इस बात का इजहार है कि शहज़ादा न सिर्फ इल्मी मैदान में बल्कि फ़न ख़ताती में भी उस्तादों को हैरान करने की सलाहियत रखता था। शायर ने यहाँ उसकी ज़हानत, शफ़क़त और ज़ौक़ जमाल को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया है। अगला शेर है, आखिरी शेर है, परेशान नहीं होना। गया नाम पर अपने वो दिल पजीर, हर एक फ़न में सचमुच हुआ बेनज़ीर। मुश्किल अल्फाज के मानी है कि नाम, शोहरत या शनाख्त, दिल पजीर, महबूब, खुश आइन या दिल को भाने वाला। हर फ़न या हर शोबे का इल्म या मुहारत, सचमुच, वाकई में, बेनज़ीर, लाजवाब, मिसाल ना रखने वाला, नायाब, यहाँ उसका नाम भी मुराद हो सकता है। शेरी मुहासन है इसके अंदर कि हुस्न मंज़र निगारी है कि इल्म और फ़न में कामयाबी और शोहरत का मंज़र वासिया है। दिलकशी और रवानी है कि हर फ़न में बेनज़ीर होने की कैफियत मंज़र को जानदार और असरअंगेज़ बनाती है। तस्वीर कशी है कि पढ़ने वाले के सामने सीखने वाले की महारत और मकाम वाज़िह हो जाता है। सनतें हैं इसमें मुबालगा है कि सचमुच, बेनज़ीर, कामयाबी और महारत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, इस्तारा, नाम, शोहरत, दिल पजीर यानी कि महबूबियत या कामयाबी की अलामत। तस्वीर कशी है कि हर फ़न में मुहारत और दिलकशी को मंज़र में पेश करना। तकरार या हम आहंगी जो है कि हर फ़न में बेनज़ीर होना और दिल पजीर होना सीखने वाले की काबिलियत और मुकाम को बढ़ाता है। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर बयान करता है कि सीखने वाले ने अपनी मुहारत और इल्म की वजह से नाम कमाया, हर फ़न में बेनज़ीर मुहारत हासिल की और सबके दिल को खुश किया। यानी इल्म व फ़न में आला दर्जे की कामयाबी ने उसे सब के लिए मिसाल बना दिया। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में मीर हसन शहज़ादा बेनज़ीर की इल्मी, फ़िक्री और फ़नी तरबियत के इख्तितामी नताइज को बयान करते हैं। शायर कहता है कि शहज़ादे ने अपनी सलाहियतों और ख़ूबियों की बदौलत ऐसा दिल पजीर, दिल को लुभाने वाला पसंदीदा मुकाम हासिल किया कि उसका नाम ही उसकी शख्सियत का आईना बन गया। यानी कि वो हकीकत में बेनज़ीर, लासानी, यकता बन गया कि उस जैसा कोई और नहीं था। मज़ीद ये कि शायर तस्लीम करता है कि शहज़ादा हर फ़न में मुकम्मल मुहारत हासिल कर चुका था, चाहे वो इल्म हो, ख़ताती हो, मंतक, फ़लसफ़ा, हिसाब, नजूम या अदब।
गोया कोई भी शोबा ऐसा ना रहा जिसमें शहज़ादा कमाल ना रखता हो। ये शेर शहज़ादे की हमजहत काबिलियत और उसकी मिसाली तरबियत का इजहार है। शायर ने नहायत फ़ख्र से उसे हर फ़न में सचमुच बेनज़ीर करार दिया है और यूँ उसके नाम और शख्सियत में कामिल हम आहंगी पैदा करती है मसनवी सहरुल बयान। यहीं तक थी जी हमारी आज की वीडियो, जो कि मुकम्मल होती है। हमारे चैनल की ये लंबी तरीन वीडियो है, इससे पहले इतनी लंबी वीडियो नहीं बनी, तो 2 पार्ट की बजाय मैंने इसको एक ही वीडियो में मुकम्मल कर दिया है, ताकि आप आराम से एक वीडियो को देखें और आपका पूरा जो है मसला हल हो जाए। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।